वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज हमारा एनआईएसएम क्लास का सेकंड सेशन है। सेकंड सेशन के अंदर में हम लोग सब आज तीन चैप्टर पढ़ेंगे। आज मैं आपको चैप्टर 2, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के बारे में पढ़ाई कराऊंगा। आई एम प्रीटी श्योर चैप्टर 1, 3 और 4 जो हमने पिछले क्लास में किया था आप लोगों ने उसके वीडियोस देखे होंगे। आई कैन सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग ऑन द ग्रुप। इसका मतलब ये है कि हम जो क्वेश्चंस आपको शेयर कर रहे हैं ग्रुप में, आपने उन क्वेश्चंस को देखा है, अटेम्प्ट किया। मैंने देखा बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है। देन मोहित फ्रॉम द टीम इज एक्चुअली शेयरिंग द करेक्ट आंसर्स। और उसने आपको ये सारे हमारे यूट्यूब के रील्स वगैरह भी शेयर किए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द करेक्ट आंसर्स by looking at the reels, right? So it's a very interesting format of study. जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि जो लोग ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, भले ही आंसर राइट हो गलत हो, पर एटलीस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना, those people are serious, they will definitely attempt the exam and they will be the ones who clear this exam. ओके, आज ना हम लोगों को तीन चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 2, 5 and 6। अच्छा अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, लेट मी जस्ट क्विकली आस्क एवरीवन इन द ऑडियंस। आई कैन सी 31 पीपल हैव ऑलरेडी जॉइन्ड इन द क्लास, 10 मोर पीपल टू कम। यहाँ पर जितने लोगों ने भी जितना मॉक टेस्ट, so there were 3 मॉक टेस्ट गिवन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? तो यहाँ पर कितने लोगों ने तीनों मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है वो चैट बॉक्स में 3 लिखिएगा। किसने 2 मॉक टेस्ट किया है तो वो 2 लिखेंगे। जिसने सिर्फ एक ही को आंसर किया वो 1 लिखेंगे। और जिसने अगर कोई भी आंसर नहीं किया ना वो 0 लिखिए, कोई शर्म की बात नहीं है। बट आई शुड नो कि कौन कितना परस्यू कर रहा है, कौन कितना प्रिपेयर कर रहा है। ओके, so I can see people doing 3 and 1, 2, okay, okay। बाकी लोगों का क्या हाल है? मैं अज्यूम करूं कि उनका सब 0 है या देर आर मोर पीपल हु हैव नॉट येट आंसर्ड। ओके, ओके, वेरी गुड। तो आई थिंक अभी तक कुछ 12-13 लोगों ने जवाब दिया है, एज अगेंस्ट 33 पीपल इन द रूम। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वी हैव गिवन यू 3 मॉक टेस्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड वी गॉट यू टू आंसर देम। तो अगर आपने तीनों मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया तो आप 3 लिखेंगे। अगर आपने एक भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया तो आप 0 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। एक कोरिची राते 2 कोरबो, वेरी गुड शिवानी मैम, आप तीनों करिएगा, आपका जरूर क्लियर होगा। सो ओके, आई व्हाट आई कैन सी, देखो दोस्तों, यही मैं कह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी क्लियर ट्रेंड दैट आई सी इन ऑल द क्लासेस, दैट एटलीस्ट दिस ग्रुप इज वेरी एक्टिव टिल नाउ। 34 में से अगर 15, 16, 17 लोगों ने अगर अटेम्प्ट किया है तो ये लोग डेफिनेटली मेरे साथ मेरी बात सुन रहे हैं और ये लोग शायद एग्जाम क्लियर कर भी लेंगे। लेकिन जिन्होंने अगर कुछ भी नहीं अटेम्प्ट किया है वही लोग कुछ लिख नहीं रहे। एंड अभी तक एक भी 0 का नंबर नहीं आया। एंड आई कैन अज्यूम कि सब लोगों ने तो सारा मॉक टेस्ट नहीं दिया है। तो जो लोग नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, दे आर नॉट सीरियस। और अगर आप सीरियस नहीं होंगे ना तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इट इज नॉट लाइक एन IC38 एग्जाम की बस एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लिए और एग्जाम लिख के आ गए और 50 में 17 नंबर लाना है, पास हो जाएंगे। ऐसा NSM 5 में नहीं है। एंड दैट इज वाई वी हैव लेसर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर लाने हैं। एंड बिलीव मी, 2 हफ्ते पढ़ाई करनी पड़ती है। इट इज नॉट दैट सिंपल। ओके, ठीक है, चलो। आई गॉट अ फेयर आइडिया, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि सबने कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर किया है। किसी ने एक किया, किसी ने 2 किया, किसी ने तीनों किया है। जिसका जो भी रह गया था वो आज आप कंप्लीट कर दीजिएगा। नाउ आई स्टार्ट टुडेज क्लास। आज 3 चैप्टर और पढ़ेंगे, 3 मॉक टेस्ट और आपको मिलेगी। पार्टिसिपेट करिएगा ग्रुप के अंदर में, आपका मेरे साथ साथ में पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, सो टुडे लेट मी फर्स्ट बिगिन विथ चैप्टर नंबर 2। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द एंटायर सिलेबस। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी एक चैप्टर से आते हैं तो वो चैप्टर नंबर 2 है। इट इज द मोस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर इन द सेंस कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आप सीखोगे। सो देयर इज लाइक बॉम्बार्डमेंट ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट यू विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर। एंड मेरे हिसाब से जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में काम करने उतरोगे, जब आप क्लाइंट से पहला चेक लेकर के आओगे, आपके मन में पहला सवाल ये होगा कि सर একটা ভালো फंड दिए दो, कि सर कोई एक अच्छा फंड इसमें दे देना चाहिए। अब किस क्लाइंट के लिए कौन सा फंड भालो है नहीं है, यही बात आज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। सो वी शुड नो
what are the different categories of mutual fund, we should know what are the different types of mutual fund. तो दोस्तों कल जो हमने चैप्टर 1 की पढ़ाई की थी ना, वहां पे हमने बहुत सारे एसेट कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, एसेट एलोकेशन के बारे में पढ़ा था, बट हमने म्यूचुअल फंड का जिक्र नहीं किया था. सो एक्चुअली NISM 5 है कि इस तैयारी में जहां आप 12 चैप्टर पढ़ते हो, वहां सबसे पहले म्यूचुअल फंड का जिक्र चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होता है. तो आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यहाँ के कुछ की कॉन्सेप्ट्स लाइक यूनिट, NAV, AUM, ये सब क्या है, ये सब हम समझेंगे. एंड देन विल गो ऑन टू द बिगर पार्ट ऑफ चैप्टर विच इज द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं. और वहां पर हम लोग म्यूचुअल फंड के 35 कैटेगरीज के बारे में सीखेंगे, विच इज अ वेरी टाइम टेकिंग थिंग. ठीक है, बट आई एम श्योर अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो बहुत आसानी से ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा. ऑलराइट, सो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे. लेट मी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड इज अ वेरी सिंपल थिंग कि इट्स लाइक अ पूलिंग ऑफ एसेट्स. अभी मान लीजिए कि हम लोग जो 40 से एक लोग अभी इस क्लास को सुन रहे हैं, हमने सबने समझा कि देखो इक्विटी मार्केट में लेट्स से लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, तो हमने कहा सर बताओ कौन से शेयर में पैसा लगाना चाहिए. नाउ अगेन वी आर नॉट मतलब रिसर्च एनालिस्ट कि हमको पता हो कि आगे कौन सा कंपनी का शेयर चलेगा. तो हमने क्या किया, हमने कहा कि सर एक काम करते हैं, हम लोग सबको विश्वास है कि इक्विटी मार्केट रिटर्न बना के देगा, तो हम सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुछ कुछ पैसे निकाल करके सामने टेबल पे रख दिए. तो let's say somebody puts in 10,000 rupees, somebody puts in 1 lakh rupees, somebody puts in 5 lakh rupees. So of all the 40 people that are listening to me right now, आप 40 लोगों ने मिलके 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया. And the broker, which is Phenomatic in this case, takes this 1 crore money and goes and gives it to a mutual fund house. So let's say we go to SBI mutual fund, और इस SBI mutual fund में बहुत सारे schemes हैं जिसमें पैसा लग सकता है. Let's say हमने कहा कि भाई SBI के ब्लू चिप फंड में हम पैसा लगाएंगे. सो SBI ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर्स का हमने जाकर के प्रेजेंटेशन सुना, हमने समझा कि ये पैसा कहाँ लगाएगा, कैसे रिटर्न बनाएगा, इस फंड के क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, हमने सब कुछ समझा. और उसके बाद में हमने कहा कि सर ये लो 1 करोड़ रुपया, आप इसको निवेश कर दो. सो हमने क्या समझा कि सर म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है. प्रोफेशनली मैनेज्ड क्यों वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि आपने जो पैसा दिया ना, उस पैसे को हितेश जैन मैनेज नहीं कर रहा है, फिनोमैटिक मैनेज नहीं कर रहा है, इस पैसे को मैनेज कर रहा है SBI म्यूचुअल फंड का एक अच्छा फंड मैनेजर. ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है. इन्वेस्टमेंट व्हीकल है इसका मतलब कि ये पैसे लगाने का एक जरिया है. इन्वेस्टर्स डोंट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, बट थ्रू देम दे गेन एक्सेस टू कैपिटल मार्केट लाइक इक्विटी एंड डेट थ्रू पूल्ड मनी. सो इक्विटी और डेट मार्केट के अंदर में घुसने के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही आसान सरल सा रास्ता है. ठीक है, अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली पैसा जाना है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, लेकिन एक जर्नी के थ्रू जाता है. सो जो MFD होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि हम और आप, वो पहुंचता है कस्टमर के पास. वो कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग करता है, उसका गोल सेटिंग करता है, उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन, टाइम होराइजन वगैरह सब कुछ समझता है, और उसके बाद वो बंदा उसका पैसा मार्केट में निवेश करने के लिए स्कीम ऑब्जेक्टिव अनुसार लगाता है. पहले वो किसी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल इन दिस केस आप लोग फिनोमेटिक ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शंस लगाते हैं, क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग करते हैं, फिर वो पैसा RTA जो है उसका फीड जनरेट करता है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में उसका पैसा चला जाता है. राइट, सो दिस इज द जर्नी थ्रू विच द इन्वेस्टमेंट हैपेंस एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इनटू दिस. ओके, सॉरी सॉरी. म्यूचुअल फंड का हमारे समाज में क्या योगदान है. म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है. मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि सर मैंने 10 साल 15 साल किसी जगह पे पैसे लगाए और मेरे पैसे 5 गुना हो गए, मैंने अपने पैसे 30 साल के लिए छोड़ दिए और मेरे पैसे जो है वो 50 गुना हो गए, 100 गुना हो गए. इसको कहते हैं वेल्थ क्रिएशन, और ये म्यूचुअल फंड से संभव है, लोग करते हैं वेल्थ क्रिएशन. कंपनीज को भी जो पैसे चाहिए होते हैं एक्सपेंशन करने के लिए, तो उनकी कैपिटल नीड्स को सेटिस्फाई करती है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बहाने जब आप पैसा लगाते हो तो ये पैसा उन कंपनीज के पास जाता है जिससे कि वो अपना ग्रोथ प्लान्स को फंड कर पाते हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज कंपनीज में काफी कम हो जाती हैं जब म्यूचुअल फंड एक किसी कंपनी में अपना स्टेक लेता है या पैसा लगाता है.
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज के दिन इतने सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो यहाँ काम करते हैं। सो मेनी एम्प्लॉयज इन द म्यूचुअल फंड कंपनीज हु वर्क हियर। सरकार को भी बहुत पैसा मिलता है, टैक्सेस मिलती हैं। जब आपका क्लाइंट प्रॉफिट करके अपना माल बेचता है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, विच इज रेवेन्यू टू द कंपनी। जब हमको आपको कमीशंस मिलती है तो सरकार को उससे जीएसटी कलेक्शन होती है। देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट टू अर्न मनी। But last but not the least, the most important part is that mutual funds today act like a market stabilizer. इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों, आई एम श्योर आपने सुना होगा कि इन दिनों एफआईआईज का पैसा इंडियन मार्केट से बहुत निकल रहा है, राइट? एफआईआईज जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो जो अपना पैसा लगाते हैं मार्केट में, उन्होंने काफी पैसा पिछले 6 महीनों में इंडिया से निकाला है। अभी जब भी देखा जाता है कि एफआईआई अगर अपना माल बेचता है तो जनरली मार्केट बहुत जोर से गिरता है, राइट? लेकिन पिछले 6 महीने में हमने ये देखा कि while the FIIs have been on an unprecedented spree of selling Indian stocks, yet our market has not tanked in the way it used to tank earlier. पहले कहा जाता था 2007-8 का जमाना में, आपको बताता हूँ कि अगर एफआईआई ने अपना माल बेच दिया, अगर कहते थे कि अगर एफआईआई को छींक आ गई तो हमारे मार्केट को बुखार लग जाता था, राइट? सो वी वर एट द मर्सी ऑफ द एफआईआई। लेकिन आज के दिन देखा जा रहा है कि एक दिन में अगर एफआईआई ने 8,000 करोड़ का माल बेचा तो उससे ज्यादा माल जो है वो डीआईआई ने खरीद लिया। और ये डीआईआई कौन होते हैं? ये होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, which includes your mutual funds, it includes your life insurance companies and the pension companies, which means कि आज के दिन हमारे जरिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो इतना पैसा आ रहा है, लगभग लगभग 22,000 करोड़, 26,000 करोड़ रुपए हर महीने एसआईपी के माध्यम से इस इंडस्ट्री के अंदर में आ रहे हैं। लोग आज के दिन म्यूचुअल फंड के थ्रू तकरीबन तकरीबन 67 लाख करोड़, और इवन मोर देन दैट, दैट मनी इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आज के दिन एफआईआई का जितना सेलिंग प्रेशर आता है ना, वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के? देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में ये बात बताई थी कि आप जब भी कोई स्कीम में, आप जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाने की सोचते हो, चाहे आप एफडी करो, चाहे आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो, चाहे आप गोल्ड खरीदो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे म्यूचुअल फंड करो, आपको हमेशा उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में तीन चीजें जाननी चाहिए। सबसे पहला है सेफ्टी, कि मेरा पैसा कितना सेफ है, पैसा वापस मिलेगा ना। दूसरा है लिक्विडिटी, कि मैं कितनी आसानी से अपना पैसा निकाल सकूंगा। और तीसरा होता है रिटर्न्स, कि मैं किस तरह के रिटर्न्स इस प्रोडक्ट से बना पाऊंगा। ठीक है? सो हर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम का अपना एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होता है कि वो पैसे का क्या करने वाला है। उस पैसे को वो ग्रो करा करके क्लाइंट को रिटर्न बना के देना चाहता है, कि उस पैसे से वो पीरियोडिक विड्रॉल्स देना चाहता है, क्या वो उस पैसे से कुछ टैक्स की बचत करना चाहता है। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम इज, द इन्वेस्टर्स डिसाइड वेदर दे वांट टू पुट देयर मनी और नॉट। ओके, अगर मैं बात करूं कि क्या क्या तरह के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि सर मेरा पैसा एकदम स्टेबल रहे, सेफ रहे, पैसा माइनस नहीं हो, उसके लिए ओवरनाइट फंड्स हैं, राइट, या लिक्विड फंड्स हैं। वैसे ही एक ऑब्जेक्टिव है कि सर मेरा कैपिटल अप्रिशिएट करे, मेरा वेल्थ क्रिएशन हो, उसके लिए इक्विटी फंड्स हैं। फिर एक ऐसा भी जरिया है जहां से कि हमें लॉन्ग टर्म में तो वेल्थ क्रिएट करना है, बट एट द सेम टाइम हमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो हमें बैलेंस चाहिए, उसके लिए हाइब्रिड फंड्स होते हैं। एंड देन ऐसा भी एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे लॉन्ग टर्म के अंदर में हम स्टेडी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकें और मोटा मोटी फिक्स टर्म जैसा हम बना सकें, उसके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स हैं। तो मेरा क्या कहना है कि देखो, हमारे म्यूचुअल फंड की दुनिया में ना, जिस इन्वेस्टर का जैसा रिक्वायरमेंट है उसके लिए वैसा एक प्रोडक्ट है। हमें समझ आना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस टाइप के क्लाइंट को देना चाहिए। अब यहाँ पर हम आगे समझते हैं कि म्यूचुअल फंड की दुनिया में कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल समझाया था जहां पर कि सब लोगों ने अपने अपने कैपेसिटी शक्ति अनुसार कुछ कुछ पैसे निवेश करने की बात कही, किसी ने 10,000 रुपये लगा दिए, किसी ने 1 लाख रुपए लगा दिए, और इस रूम से मैंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कराया। तो सवाल ये है कि सर जब आपने 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड के एक स्कीम में डाले तो आपको रिटर्न में क्या मिला?
तो द आंसर इज दैट इन रिटर्न यू गेट द यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम। माने क्या? सर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मेरे को कोई भारतीय एयरटेल का शेयर अच्छा लगता है, तो मैंने पैसे अगर लगाए भारतीय एयरटेल के शेयर में, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? मुझे अपने डीमैट अकाउंट के अंदर में भारतीय एयरटेल कंपनी के कुछ शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, राइट? तो वैसे ही अगर मुझे कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम पसंद आई और मैंने अगर उसमें पैसे लगाए, तो रिटर्न में मेरे को मेरे फोलियो के अंदर में कुछ यूनिट्स दे दिए जाते हैं। यूनिट क्या हिसाब से दिए जाते हैं? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी। सो अगर मान लो मैंने 10,000 रुपए लगाए और एक यूनिट का दाम 10 रुपए है, तो मेरे को 1,000 यूनिट मेरे फोलियो में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो ये जो 10 रुपया मैंने कहा कि एक एक यूनिट का भाव है, दैट इज कॉल्ड एज एनएवी, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू एक हम बहुत डिटेल में समझेंगे जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि एनएवी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है द ट्रू वर्थ ऑफ वन यूनिट इन अ पर्टिकुलर स्कीम। मतलब कि अगर एक स्कीम अगर अपने सारे एसेट्स बेच दे और जितना पैसा इकट्ठा हो वो अगर रिस्पेक्टिव सारे यूनिट्स के अंदर में अगर इक्वली बांट दे, तो एक यूनिट को कितना पैसा मिलेगा, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन दी एनएवी। ओके। इसके अलावा हमें जानना चाहिए कि एयूएम क्या होता है। सर एयूएम स्टैंड्स फॉर एसेट अंडर मैनेजमेंट। कि मान लीजिए आज एक स्कीम है जिसने किसी किसी बंदे ने 10,000 रुपए लगाए तो उसको 1,000 यूनिट दे दिया। किसी बंदे ने 1 लाख रुपए लगाए तो उसको 10,000 यूनिट दे दिया। ऐसे करते 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 देखा गया कि लोगों ने इसमें बहुत सारे पैसे लगाए और मान लीजिए 10 रुपए के भाव से उस स्कीम ने 5 करोड़ यूनिट बांट दिए। तो हम कहेंगे कि इस स्कीम का टोटल एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा 50 करोड़। तो इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला कि एयूएम इज इक्वल टू एनएवी इंटू यूनिट्स। तो स्कीम का एनएवी चल रहा है 10 रुपए का और टोटल 5 करोड़ यूनिट बांटे हुए थे। तो जो फंड मैनेजर है वो 50 करोड़ रुपयों को मैनेज कर रहा है, दैट इज दी एसेट अंडर मैनेजमेंट। फिर आता है कॉन्सेप्ट फेस वैल्यू का, विच इज कि सर जब भी एक कोई एक इन्वेस्टर आकर के कोई स्कीम में पैसे लगाता है तो उसको प्रीवेलिंग नैव पर यूनिट मिलते हैं। लेट्स से अगर मैंने आज मान लो कोई एक स्कीम में पैसा लगाया जिसका एनएवी 20 रुपया चल रहा है, और लेट्स से मैंने उस स्कीम के अंदर में कुछ 10,000 रुपए लगाए, तो होगा क्या? सर मुझे 500 यूनिट मिल जाएंगे 20 रुपए के भाव से, करेक्ट? लेकिन ये जो 500 रुपए 500 यूनिट जो म्यूचुअल फंड स्कीम ने इशू किए जो मेरे अकाउंट में आए, तो जब फंड हाउस जब उसका अपने बुक्स में एक अकाउंटिंग एंट्री मारती है, तब वो उसको 10 रुपए के इशू प्राइस पे दिखाती है, फेस वैल्यू उसका 10 रुपया मानती है। द फेस वैल्यू इज बेसिकली रेलिवेंट फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। तो सिमिलरली जो भी मैंने कहा एग्जांपल में कि अगर एक स्कीम के पास में 5 करोड़ यूनिट बांटे गए हैं, अगर 20 रुपए का एनएवी चल रहा है, तो उस स्कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 5 करोड़ इंटू 20 यानी कि 100 करोड़ रुपए है। लेकिन जब हम उस स्कीम की बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो देखा जाएगा कि सर हर यूनिट 10 रुपए के भाव में इशू हुआ, तो 5 करोड़ यूनिट का यूनिट कैपिटल होगा 50 करोड़ रुपए, करेक्ट? फिर एक और कॉन्सेप्ट है एमटीएम यानी कि मार्क टू मार्केट का, जो कहता है कि देखो दोस्तों, हमने जो भी शेयर में पैसे लगाए वो शेयर के दाम ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। अगर शेयर के दाम ऊपर गए तो हमें कुछ प्रॉफिट आ रहा है, अगर शेयर के दाम नीचे गए तो हमें कुछ लॉस लग रहा है। ये हमारा नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस है, ये हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट या रियलाइज्ड लॉस नहीं है। हम रियलाइज्ड प्रॉफिट तब कहते हैं जब हमने शेयर को बेच दिया, प्रॉफिट को बुक कर दिया और पैसे घर में आ गए, उसको हम कहते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट। लेकिन अगर हमने शेयर को बुक नहीं किया है, हमने खाली पैसे लगाए थे, मान लो किसी कंपनी के शेयर में 1,500 रुपए के भाव पे, अभी उसका दाम बढ़ के 1,700 रुपये हो गया, तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है बट वो नोशनल प्रॉफिट है। इसी को हम कहते हैं मार्क टू मार्केट करना। मतलब कि हमने जो भी पैसे जिस भी शेयर्स में लगा रखे हैं उसका कीमत बढ़ेगा घटेगा, अकॉर्डिंगली दैट शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन द स्कीम्स एनएवी, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड एज मार्क टू मार्केट करना। एक और कॉन्सेप्ट आता है रिकरिंग एक्सपेंसेस का, जो कहता है कि सर देखो, म्यूचुअल फंड स्कीम जो है आज उसको अपना घर चलाने के लिए इन्वेस्टर की जेब से कुछ खर्चा काटना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पैसा एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है तो उसको सैलरी देनी है।
अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए हुआ है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना है। तो एक स्कीम के कई सारे खर्चे होते हैं, राइट। तो ये खर्चे वो स्कीम कहाँ से निकालेगा? उस स्कीम को वो खर्चा इन्वेस्टर की जेब से निकालना होगा। एंड वो जो खर्चा जो इन्वेस्टर की जेब से निकलता है उसको हम कहते हैं रेकरिंग एक्सपेंसेस। आप देखो फीस, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब कुछ जो है वो रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इसको हम जनरली एज अ परसेंटेज टू स्कीम्स एयूएम देखते हैं। तो अभी जस्ट मैंने एग्जांपल जो दिया कि 5 करोड़ यूनिट है और 20 रुपए का नैव चल रहा है, तो स्कीम का एयूएम है 100 करोड़ का। अभी लेटेस्ट से देखा गया कि भैया उस स्कीम को चलाने के लिए टोटल खर्चे साल में लगते हैं 2 करोड़ रुपए। तो हम कहते हैं कि इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो होगा 2/100, यानी कि 2%। तो जिस स्कीम का, लेट्स से देयर आर टू स्कीम्स व्हिच हैव डन सिमिलर, दोनों स्कीम ने 12-12% रिटर्न बनाया। एक स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 2% था, दूसरे स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 1% था। तो देखा जाएगा कि सर आफ्टर एक्सपेंसेस एक इन्वेस्टर के हाथ में पहले स्कीम में 12 - 2 10% आया, और दूसरे स्कीम के अंदर में इन्वेस्टर के हाथ में 12 - 1 यानी कि 11% आया। तो जिस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा वहां इन्वेस्टर का रिटर्न कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। सॉरी। ओके, फिर और कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग। देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं सर कि देखो, इंडिया में कौन कंपनी बड़ी है छोटी है इसका निर्णय हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट है? कहते हैं कि सर मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके जिसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट मान लीजिए 1 करोड़ शेयर्स है, ठीक है। और उस कंपनी के एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। इसका मतलब उस कंपनी की टोटल कीमत जो है वो 100 करोड़ रुपए है। यानी कि लेट्स से अगर मान लो फिनोमैटिक वो कंपनी है और फिनोमैटिक के 1 करोड़ शेयर्स हैं जो कि लेट्स से सब मेरे पास रखे गए हैं। और उस एक कंपनी अगर लिस्टेड है, फिनोमैटिक अगर लिस्टेड है, तो उसका भाव स्क्रीन पे चल रहा है 100 रुपए का। अभी मान लो कि कोई बंदा अगर 100 करोड़ रुपए लेकर के आए और फिनोमैटिक के 1 करोड़ शेयर खरीदने का बिड लगा दे स्क्रीन पे, और अगर मैं अपना शेयर बेच दूं, तो पूरी की पूरी कंपनी का मालिक सामने वाला बंदा बन जाएगा। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली टेल्स यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। अब क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि सर देखो, हर एक कंपनी भारत में जो लिस्टेड है, जो शेयर मार्केट में अवेलेबल है, उन सब का कुछ ना कुछ तो नंबर ऑफ इशूड शेयर्स है, और उन सबके कोई ना कोई शेयर के दाम है। तो बेसिकली अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक कंपनी का हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, राइट। ओके, सॉरी, हमें हर एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलेगा। सो हमें क्या देखना है कि सर अगर हम हर एक कंपनी का लेट्स से शेयर प्राइस और नंबर ऑफ इशूड शेयर्स अगर एक्सेल शीट में लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो हमें हर एक कंपनी का मार्केट कैप कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी ना हमें मार्केट कैप को बड़े से छोटे पे सॉर्ट करना है, विच मीन्स कि जो सबसे बड़ी कंपनी होगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन वो सबसे टॉप पे दिखेगी, और उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आज के दिन इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले नाम आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, फिर शायद 2 नंबर में नाम आएगा HDFC बैंक। तो इस तरीके से 100 कंपनीज, जो पहले जो 100 कंपनीज आते हैं उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। Clear in concept? So the top 100 companies of India in terms of full market capitalization is called as large cap companies. फिर 101 से 250 नंबर तक में जितनी कंपनीज खड़ी हैं इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, दे आर कॉल्ड एज मिड कैप कंपनीज। और 251 के बाद जितनी कंपनीज हैं वो सब स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, और आगे भी जो हम लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, वहां पर भी यही सब बातें होंगी। ओके, अच्छा, अगेन ये तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया, बट अगेन लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर्स। लेट्स से आज अगर मेरे पास में 3 कंपनीज की मैं नाम लेता हूँ, तीनों बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हैं। एक कंपनी का नाम है HDFC बैंक। तो वो तो बहुत बड़ी कंपनी सर इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ लार्ज कैप कंपनी बिकॉज इट इज अमंग्स द टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया। Bandhan Bank might be a mid-cap company, and let's say Ujjivan Small Finance Bank
विल बी अ स्मॉल कैप कंपनी। करेक्ट। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं कि फ्रॉम अ रिस्क एंड रिटर्न पर्सपेक्टिव, लेट अस ट्राई एंड डिफाइन द थ्री कैटेगरीज। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो सर एक स्मॉल कैप कंपनी जो होती है ना, वो एक छोटे समय में बहुत बड़ा रिटर्न देने की क्षमता रखती है, क्योंकि वो कंपनी का साइज काफी छोटा है और वो कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ी बन सकती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को टारगेट दिया जाए कि बॉस तुमको अगले 2 साल में डबल करना है, तो वो कर सकती है, क्योंकि उसके पास तो 50 ही ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में, उसको 50 ब्रांच और खोलने हैं, वो कर सकती है। लेकिन वहीं अगर कहा जाए लेट्स से कि एक HDFC बैंक को अपने आप को डबल करना है, तो क्या उसके लिए संभव है? आंसर इज नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि HDFC बैंक जो ऑलरेडी कुछ 10,000 ब्रांच लेके बैठी है, वो 2 साल में कहाँ से 10,000 ब्रांच और खोल देगी? So from a return perspective, we understand that large cap companies are like the matured companies, कि वो ग्रो करेगी, कंसिस्टेंटली ग्रो करेगी, बट वो रातों रात मतलब साल 2 साल में डबल नहीं होगी। Versus small caps has the highest potential to grow, they can become multi baggers। ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू द रिस्क पार्ट में देखो दोस्तों, अगर मान लो एक खबर आई अखबार में कि बैंक के 10 ब्रांच मैनेजरों ने मिलकर के बैंक में एक बड़ा घपला कर दिया। अगर लेट से ये अखबार में खबर आई है HDFC बैंक के लिए, HDFC बैंक जहां 10,000 ब्रांचेस काम करती हैं और वहां पर कुछ 10 ब्रांचेस के अंदर में घपला हुआ, तो आपको क्या लगता है HDFC बैंक को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? हो सकता है कि HDFC बैंक को 400 करोड़ का घाटा लग गया, बट HDFC बैंक जैसी कंपनी जो साल में 40,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, अगर उसको 40 या 400 करोड़ का घाटा लग भी गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो न्यूज आएगी मार्केट में, 2 दिन चलेगी और फिर वो न्यूज खत्म हो जाएगी। लेकिन लेट अस से कि अगर वही न्यूज अगर आती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, जिस बैंक के पास सिर्फ 50 ब्रांचेज हैं, और उस 50 ब्रांचेज में से अगर 10 ब्रांच ने मिलकर घोटाला कर दिया, तो आप समझो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शायद बंद होने के कगार पे आ जाएगी। So what I'm trying to tell you is that while the small caps have the maximum potential to grow, yet they are not that strong, yet they are not that stable. And that is where सबसे ज्यादा रिस्क भी आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलता है, और कंपैरेटिवली सबसे कम रिस्क आपको लार्ज कैप में देखने को मिलता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस की बात करूं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग खुद से ही बोल पाएंगे कि सर देखो, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सर यहाँ पर आपका पैसा एक एक्सपर्ट मैनेज करता है, वो इज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। राइट। इसके बाद सर यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज, कि आपका पैसा कभी भी कोई एक स्टॉक में नहीं लगता है, आपका पैसा एक बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज में लगता है। तो जो हमने पिछले क्लास में समझा था कि सर अनसिस्टमैटिक रिस्क से बचने के लिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, वही देखने को मिलता है कि सर अगर मान लो अगर आपको एक कंपनी में भी अगर नुकसान लग रहा है तो बाकी 40 कंपनी आपको बचा लेंगी और आपका पोर्टफोलियो का सत्यानाश कभी नहीं होगा। राइट। दैट इज द एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब चाहो आप पैसा निकाल सकते हो, पूरी लिक्विडिटी है, हमारे इंडस्ट्री में बहुत ट्रांसपेरेंसी है, एवरीडे बेसिस पे NAV पब्लिश होता है, हर महीने के अंत में फंड मैनेजर ने क्या शेयर खरीद रखे हैं वो पोर्टफोलियो अनाउंस किया जाता है। म्यूचुअल फंड में आपने जो पैसा लगाया, आप जब तक म्यूचुअल फंड यूनिट नहीं बेचोगे तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो अगर आपने आज पैसा लगाया और लेट से 15 साल तक म्यूचुअल फंड नहीं बेचा, भले ही आपका पैसा 10 गुना क्यों ना हो गया हो 15 साल में, बट 15 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स भी हैं कि जो आप सोचते हो कि लेट से नॉर्मल म्यूचुअल फंड, नॉर्मल अगर मेरा इनकम आ रहा है, तो इफ आई एम 30% टैक्स ब्रैकेट, आई एम सपोज टू पे 30% टैक्स। लेकिन वही जब मैं म्यूचुअल फंड के अंदर में अपना पैसा अगर 10 गुना करने के बाद भी अगर बेचता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट का सिर्फ 12.5% टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर टैक्स के बेनिफिट्स की हैं। बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है पैसे लगाने और निकालने का। एट अ क्लिक ऑफ बटन इट इज ऑल पॉसिबल। सेबी यहाँ मौजूद है, उसके साथ की रेगुलेटरी कंफर्ट की यहाँ इन्वेस्टर के साथ कभी कोई गलत काम नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पर सिस्टमैटिक अप्रोच से आप पैसा लगा सकते हो। अच्छा, मतलब कि आप अगर चाहो तो आप महीना महीना पैसा डाल सकते हो, विच इज कॉल्ड एज SIP, और अगर आप चाहो तो आप महीना महीना पैसा निकाल सकते हो, विच इज कॉल्ड एज SWP। म्यूचुअल फंड में क्या सभी कुछ अच्छा है कि यहाँ पर कोई तकलीफ भी है? सर यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर
हर इन्वेस्टर को सेम पोर्टफोलियो मिलता है एक स्कीम में। यानी कि ऐसा नहीं है कि एज अ कस्टमर अगर मैं जाके बोलूंगा कि यार देखो मैं एक जैनी आदमी हूँ और मुझे हमारे धर्म में नॉन वेजिटेरियन खाना या हिंसा करना अलाउड नहीं है, तो आप एक काम करो सर, आप मेरे पोर्टफोलियो में ना वो वेंकीज बोल के कंपनी है उसका शेयर हटा दो। तो क्या ये पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन हितेश इंक्लिक की जाएगी? आंसर इज नो। तो जो एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बना एसबीआई ब्लू चिप फंड का, सभी इन्वेस्टर्स के पास में वही पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि सर हमारे इंडस्ट्री में आप बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं। आप लोग जो लोग एलआईसी से आते हो आपको पता है कि सर यहाँ पर कुछ 20 25 30 अलग अलग टेबल नंबर्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप खरीद सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स, बिलीव मी, देयर आर मोर देन 2000 स्कीम्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो अभी अगर आपको ब्लू चिप खरीदना है तो आप एसबीआई खरीदोगे कि आईसीआईसी खरीदोगे कि कोटक खरीदोगे? There's so many choices कि many a times the investors get confused. Then तीसरा लिमिटेशन है कि सर यहाँ पर कॉस्ट का ओवरऑल लिमिट तय किया गया है कि आपका एक्सपेंस रेशियो कितना मैक्सिमम हो सकता है। बट यहाँ पर ये बात नहीं कही गई है कि किस हेड में आप कितना खर्चा मैक्सिमम कर सकते हो। मतलब कि एक स्कीम बोलता है कि भैया मैं 2% का एक्सपेंस रेशियो रख सकता हूँ, बट कहीं ये बात नहीं बोली गई कि आप आपको फंड मैनेजर को इससे ज्यादा सैलरी आप नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल एज सच नहीं है। और चौथा और आखिरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग हमेशा गांठ बांध के रखिएगा, बहुत जरूरी है जानने के लिए, कि सर म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। देर इज नो गारंटीड रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड। अब मैं नेक्स्ट फेज में बढ़ रहा हूँ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर, कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है। अब जब मैं ये कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है, इसको बताने के लिए चार प्रकार हैं। मतलब सर अगर हम इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के हिसाब से बताने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड इतने रकम का है। अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाने जाएंगे तो सर म्यूचुअल फंड जो है वो लार्ज कैप, वो बेसिकली ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड्स होते हैं। सर अगर हम पोर्टफोलियो के बेसिस पे बात करने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड कुछ 5 प्रकार के होते हैं। सभी कैटेगरी के बारे में बात करने जाएंगे तो शायद म्यूचुअल फंड कुछ 35 प्रकार के होते हैं। तो देर आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन क्लासिफाई म्यूचुअल फंड्स। पार्थो का बंगाली लैंग्वेज कंफर्टेबल होगा, आई नो, बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन बंगाली। तो मैं बंगाली में तो नहीं बता पाऊंगा आपको। बट मेरी हिंदी बहुत सरल है, मेरा मानना है कि आप अगर धीरे धीरे मैं बोलता हूँ तो आप शायद मेरी बात समझ पाओगे। बट अफसोस मैं बंगाली मैं ठीक से बोल नहीं सकता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा बंगाली में आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर यू। ओके, अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड एज पर स्ट्रक्चर कितने रकम का होता है। तो म्यूचुअल फंड 3 रकम का होता है एज पर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि म्यूचुअल फंड को क्या कारीगरी से बनाया गया है। ठीक है, मतलब मैं कब पैसे डाल सकता हूँ, कब पैसे निकाल सकता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है एक म्यूचुअल फंड का, अगर मैं उसके नजर से देखूं तो म्यूचुअल फंड 3 तरह का होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, 2 3 क्वेश्चंस आते हैं स्लाइड से, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड 3 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ? ओपन एंडेड का मतलब ये हुआ कि सर म्यूचुअल फंड में आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, कोई बंदिश कोई पाबंदी कुछ नहीं है। इसको कहते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। मतलब कि सर यहाँ पर लेट्स से जब म्यूचुअल फंड पहली बार मार्केट में आया तो उसको हम कहते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो एक स्कीम जो मार्केट में पहली बार आई वो न्यू फंड ऑफर के अंदर में पैसे ले सकती है। बट अगर मान लीजिए एनएफओ में आपने पैसे नहीं लगाए, फॉर एग्जांपल फ्रैंकलिन मल्टी एसेट का अभी कुछ दिन पहले एनएफओ खत्म हुआ, अगर आपने वहां पैसा नहीं लगाया तो सर अभी वो स्कीम वापस से खुल गई है और आप उस स्कीम में पैसा लगा सकते हो। तो इसका मतलब आप एंट्री कभी भी ले सकते हो। एग्जिट, एग्जिट भी सर कभी भी कर सकते हो। आपने भले ही पैसे लगाते वक्त कहा था कि सर मैं 5 साल नहीं लगाऊंगा पैसा, पैसा नहीं निकालूंगा, लेकिन लेट से घर में 5 महीने बाद कुछ जरूरत आ गई और आपने अपने यूनिट्स को सेल आउट कर दिया, तो एक ओपन एंडेड फंड में आप कभी भी अपने यूनिट्स को सेल आउट कर सकते हो। राइट? सो देर इज नो लॉक इन। आप जिस दिन खरीद रहे हो उस दिन का जो भाव चल रहा है, जिस दिन का जो नैव चल रहा है, वो हिसाब से आपके यूनिट मिल जाएंगे। और जिस दिन आप बेचोगे उस दिन का जो भी नैव चल रहा होगा उसके बेसिस पे आपका सेटलमेंट हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। राइट? अभी देखो होगा क्या कि एक म्यूचुअल फंड यूनिट, एक म्यूचुअल फंड स्कीम, जब भी कोई एक नया ग्राहक उसके पास में आता है, वो पैसे लगाता है, तो म्यूचुअल फंड स्कीम उसको यूनिट ऑफर करती है।
जब भी वो यूनिट नया ऐड करेगी, मान लीजिए एक स्कीम के पास में 1 करोड़ यूनिट्स ऑलरेडी मार्केट में दिए हुए थे, राइट। अभी कोई इन्वेस्टर आया और उसने लेट्स से 1 लाख यूनिट्स और खरीद लिया, तो क्या हुआ, उसने शायद जो भी प्रीवेलिंग नैब था, मान लो 20 रुपए का नैब था, तो उस बंदे ने लेट्स से 20 करोड़ रुपए, 20 लाख रुपए लगाए थे, तो फंड हाउस ने 20 रुपए के हिसाब से उसको 1 लाख यूनिट दे दिया। तो क्या हुआ सर, आज से पहले 1 करोड़ यूनिट थे, आज 1 लाख यूनिट और इशू हो गया, तो अब इस फंड का साइज हो गया 1 करोड़ 1 लाख यूनिट। ठीक है। तो वैसे ही मान लीजिए आज किसी बंदे ने 50 लाख रुपए लगा रखे थे और उसने यूनिट्स को रिडीम कर दिया, तो सर 20 रुपए के भाव से 2.5 लाख यूनिट निकल गए। तो 1 लाख 1 हजार यूनिट जो थे उसमें से 2.5 हजार यूनिट माइनस हो गए, यानी कि 98,500 यूनिट्स, 98,500 यूनिट्स रिमेन इन द सिस्टम। तो बोलने का मतलब क्या है कि सर अगर जब भी कोई मार्केट में परचेज करने आता है तो आपके स्कीम का जो यूनिट कैपिटल है वो बढ़ जाता है, और वहीं कोई बंदा अगर अपने पैसे निकाल लेता है तो आपकी स्कीम का यूनिट कैपिटल घट जाता है। So basically, in an open-ended fund, you will see that the unit capital would keep on changing. ठीक है, that is the characteristics of an open-ended fund. Close-ended fund क्या हुआ सर? Close-ended fund बोलता है कि सर देखो, हम ना एनएफओ के समय पैसा लेंगे और फिर हम आपका एग्जिट को बंद कर देंगे, गेट बंद हो गया, अब वो 3 साल बाद गेट खुलेगा और आप 3 साल बाद अपने पैसे निकाल सकते हो, राइट। सो जितने भी मार्केट में क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं वो हर समय पैसा नहीं लेते हैं, वो पैसा लेंगे सिर्फ और सिर्फ एनएफओ के समय में, राइट। और उसके बाद जो पैसा आ गया वो एक लॉक इन पीरियड में चला जाएगा, जब उसका मेच्योरिटी डेट आएगा तभी उसको पैसा रिटर्न मिलेगा। अब क्लोज एंडेड फंड में दिक्कत ये है कि सर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, इन द सेंस कि आपने पैसा लगाया तो पैसा 3 साल तक नहीं निकलेगा। हाँ, तो प्रॉब्लम इज लेट्स से कि किसी बंदे को अगर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अगर पैसे चाहिए तो वो कहाँ से निकालेगा। तो यहां पर आपको बता देता हूं कि जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं उनके यूनिट शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं। मतलब जिस प्रकार आप जानते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लिस्टेड है या एचडीएफसी बैंक का शेयर लिस्टेड है, तो उसी प्रकार एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स भी शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तो आज मान लो मेरे पास में कोई क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम मेरे पोर्टफोलियो में है और मुझे उसमें से निकलना है, तो मैं फंड हाउस को रिडेम्पशन फॉर्म दूंगा तो वो लेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा कि भाई हमारे यहाँ तो घर बंद है, ताला लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आप क्या कर सकते हो कि सर आप शेयर मार्केट में जाओ, वहां एक बायर ढूंढो और आप लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर लो। दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट दीस यूनिट्स आर लिस्टेड ओवर हियर। देखो दोस्तों, एक और चीज आप समझो कि क्लोज एंडेड फंड के अंदर में एनएफओ के समय में मान लो एक फंड हाउस ने 1 करोड़ यूनिट इशू कर दिए, राइट। तो उसका 10 करोड़ रुपए का यूनिट कैपिटल बन गया। अब एनएफओ खत्म होने के बाद क्या कोई आदमी उसमें नया पैसा लगा सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम आपको नया पैसा लेगी ही नहीं, क्योंकि ये क्लोज एंडेड स्कीम था, राइट। तो आपका यूनिट कैपिटल कभी बढ़ेगा नहीं, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप कहते हो कि सर मुझे पैसे निकालने हैं, तो पैसे अगर निकालने होते तो मैं म्यूचुअल फंड स्कीम को यूनिट ऑफर करता और वो मुझे पैसा रिटर्न दे देता। तो यहाँ तो वो भी नहीं कर सकते, आप स्कीम से निकल नहीं सकते। तो बेसिकली एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जो होता है उसका यूनिट कैपिटल एनएफओ के बाद में लॉक हो जाता है और उतने ही रुपए उसके पास में हमेशा रहते हैं जब तक कि उस स्कीम की मेच्योरिटी नहीं आ जाए। दिस इज कॉल्ड एज क्लोज एंडेड स्कीम्स। अब तीसरा आता है इंटरवल स्कीम्स। ये बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा, बट आई टेल यू व्हाट एन इंटरवल स्कीम इज। इंटरवल स्कीम इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स। वो कहता है कि सर हम एनएफओ के समय पैसा लेंगे और पैसा डेट से हम 5 साल के लॉक में लगा देंगे, लेकिन तीसरा साल खत्म होने पर हम 15 दिन के लिए एक ट्रांजैक्शन विंडो खोलेंगे और किसी भी इन्वेस्टर को उसमें से अगर पैसा डालना है या निकालना है तो वो कर सकता है। सिमिलरली चौथे साल के एंड में भी हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे। तो बेसिकली कुछ कुछ इंटरवल के लिए इस फंड के अंदर में एक्टिविटी चालू होती है। बट अगर आपने जो इस पीरियड को हम ट्रांजैक्शन पीरियड कहते हैं, जो मिनिमम 2 दिन का और मैक्सिमम 15 दिन के लिए होता है, तो अगर कोई इन्वेस्टर ने उस ट्रांजैक्शन पीरियड में फॉर्म जमा किया तो वो अपने पैसे निकाल सकता है, राइट। बट अगर वो ट्रांजैक्शन पीरियड बंद हो गया
तो उसके बाद इन्वेस्टर उसमें से अपना पैसा नहीं निकाल पाएगा। जब ओवरऑल मेच्योरिटी आएगी आप तभी पैसा निकाल सकते हो। ये याद रखिएगा कि इंटरवल फंड्स जो होते हैं उसका यूनिट्स भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, राइट। तो ये हमने समझा कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, एज पर स्ट्रक्चर बात करें तो फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स होते हैं, टारगेट मेच्योरिटी फंड्स होते हैं। दोनों ही फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स जो हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, मतलब कि आप खाली एनएफओ में पैसा लगा सकते हो और उसके बाद में जनरली 3 साल या 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है और इसमें बीच में आपको निकलने भी नहीं दिया जाता है, राइट। टारगेट मेच्योरिटी फंड्स जो होते हैं वो आप कभी भी उसमें पैसा लगा सकते हो, राइट। उनका कहना ये है कि सर उसका मेच्योरिटी डेट डिफाइंड है, ठीक है। सो मतलब कोई एक टारगेट मेच्योरिटी फंड आया है 10 साल के लिए, तो अगर आप आज पैसा लगाओगे तो वो 10 साल के अंदर में वो यूनिट्स खत्म कर देगा। लेकिन नेट से कोई आदमी 4 साल के बाद पैसा लगा रहा है तो वो खाली 6 ही साल के लिए लगा पाएगा। सो ऐसा होता है कि ये फंड की मेच्योरिटी 2032 की है और ये फंड इशू हुआ था 2022 में। तो 2022 में जब इशू हुआ था तो ये 10 साल का फंड था। लेकिन अभी 2025 में कोई बंदा अगर इसमें पैसे लगाता है तो उसको अपने 7 साल बाद ही उसको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। तो आप पैसा कभी भी ले सकते हो एक टारगेट मैच्योरिटी फंड में। मैच्योरिटी डेट फिक्स्ड होता है, ये कोई बॉन्ड इंडेक्स को फॉलो करता है। जनरली बॉन्ड्स में आपको ये सब देखने को मिलेगा एंड दीज आर वेरी लिक्विड एज कंपेयर टू एफएमपीज। ये रियल एस्टेट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स क्या होते हैं इसको छोड़ देते हैं, एग्जाम में नहीं पूछता ये सब। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एज पर हाउ द फंड मैनेजर इज मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो, आपके द्वारा दिए गए पैसे से फंड मैनेजर किस रकम के शेयर्स को खरीदेगा। इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और एक होता है पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक्टिव मैनेजमेंट फंड वाले में क्या होता है कि अगर आपने किसी फंड को पैसे दिए तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उससे वो क्या शेयर खरीदेगा, कौन से सेक्टर में वो ओवरवेट हो सकता है, कौन से सेक्टर में वो अंडरवेट हो सकता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड एंड दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड कि सर फंड मैनेजर खुद ही सोचेगा कि अभी ऑटोमोबाइल सेगमेंट के अंदर में भी लेट्स से टाटा मोटर ज्यादा अच्छा करेगा कि लेट्स से मारुति सुजुकी ज्यादा अच्छा करेगा। तो अगर उसको लगता है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर ज्यादा अच्छा कर रहा है तो वो टाटा मोटर के शेयर खरीद लेगा, राइट। सो दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। तो यहाँ पे काम ही है फंड मैनेजर का कि वो मार्केट से कुछ बेहतर करके दिखाए। अगर मार्केट 12% रिटर्न बना के दे रहा है तो ये फंड आपको 14% का रिटर्न बना के दे। तो जनरली देखा जाता है कि जितने एक्टिव मैनेज्ड फंड्स होते हैं इनके एक्सपेंस रेशियोज ज्यादा होते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर का पूरा परफॉर्मेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। जो पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं ये क्या होता है, ये एक ऐसा फंड है जहां फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता है। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा भी कोई म्यूचुअल फंड होता है जो कि अपना दिमाग ना लगाए। जी हाँ, ऐसा भी म्यूचुअल फंड होता है। ये होता है इंडेक्स फंड्स। यहाँ पर क्या होता है कि फंड मैनेजर बोलता है कि भाई मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं जिस इंडेक्स को फॉलो कर रहा हूं मैं उस इंडेक्स को लिटरली कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मतलब ये हुआ कि लेट से आपका इंडेक्स है निफ्टी 50 या सेंसेक्स। तो एक फंड निकल के आया मार्केट में जिसका नाम है सेंसेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स या फिर एसबीआई, आई मीन टू से एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या एसबीआई सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इसका मतलब क्या हुआ कि सर निफ्टी 50 में अगर जो 50 स्टॉक हैं एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी एग्जैक्टली वही 50 स्टॉक होंगे और उसी मात्रा में वो 50 स्टॉक्स होंगे। मतलब ये है कि अगर मान लो कि निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज अगर 10% है तो एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी एसबीआई का वेटेज 10% ही होगा। भले ही फंड मैनेजर को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर नहीं भी पसंद हो तो भी वो उसको चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है सिर्फ इंडेक्स को कॉपी पेस्ट करना, राइट। तो जनरली देखा जाता है कि क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर कॉपी पेस्ट का काम कर रहा है तो इसका परफॉर्मेंस विल बी एट पार विद द इंडेक्स परफॉर्मेंस एंड द एक्सपेंस रेशियो इज जनरली वेरी वेरी लो, ठीक है। तो अगर आपको एक एसबीआई ब्लू चिप फंड में लेट से अगर आपको 2% का अगर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा क्योंकि वो एक एक्टिव फंड है,
तो उसी प्रकार एसबीआई के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो शायद आपको मैक्सिमम 1% से ज्यादा कभी देखने को नहीं मिलेगा, राइट? ओके, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव म्यूचुअल फंड्स। अब अगर मैं बात करूं कि इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, कि सर आपका पैसा को हम उससे क्या खरीदेंगे, तो कहते हैं कि सर म्यूचुअल फंड ब्रॉडली 5 रकम का होता है। एक होता है इक्विटी फंड्स, एक होता है डेट, एक होता है हाइब्रिड, फिर होता है सॉल्यूशन एंड देन अदर्स। ठीक है। इक्विटी फंड का मतलब ये हुआ कि सर एक ऐसा फंड जो कि आपके पैसे से किसी ना किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसको हम कहते हैं इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड्स मार्केट में 11 प्रकार के होते हैं, राइट? देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डेट फंड्स। और डेट फंड क्या कह रहा है? डेट फंड कह रहा है कि सर फंड मैनेजर अगर आपसे इस कैटेगरी में अगर पैसे लेता है, तो वो आपके पैसे से कभी कोई कंपनी का शेयर नहीं खरीदेगा, वो आपके पैसे से कोई ना कोई बॉन्ड या डिबेंचर को खरीदेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा, फिक्स्ड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदेगा। उस बेसिस पे बोला जाए तो डेट फंड्स, डेट फंड्स 16 प्रकार के होते हैं। हाइब्रिड फंड्स इज लाइक अ खिचड़ी, जिसमें कुछ पैसा इक्विटी में जाता है और कुछ पैसा डेट में जाता है। तो हाइब्रिड फंड्स 6 प्रकार के होते हैं। देन वी हैव गॉट सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, जो 2 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर 2 सॉल्यूशन जिनकी बात की गई है वो चिल्ड्रन फंड और रिटायरमेंट फंड है। एंड लास्ट में हम लोग कुछ अदर फंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ईटीएफ, एफओएफ, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट? सो आई होप आपको अभी तक का मेरा क्लास समझ में आ रहा है। आई होप यू ऑल आर विथ मी। तो जस्ट गिव मी अ ओके और अ यस इन द चैट बॉक्स, क्योंकि अब मैं जो सेक्शन में घुसने जा रहा हूँ, जहां मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स पढ़ाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड्स पढ़ाऊंगा, तो आई नीड योर टोटल पार्टिसिपेशन इन दैट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर syllabus, as well as something that you will use the most when you enter the field. So I hope all of you are there with me. Okay, I can see कुछ लोग आए हुए हैं, बाकी सबका ओके यस आ गया, बट आई कैन सी दैट देयर मोर देन 50 पीपल इन द रूम राइट नाउ। ठीक है। देखो, चैप्टर 2 ना सबसे लंबा है। ठीक है, इसको पढ़ाने में मेरे को तकरीबन तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं। सो यू हैव टू bear with me for chapter number 2, and thereafter I'll take up chapter 5 and 6, which are relatively very small chapters. मिठुंदा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना तो आप काइंडली चैट बॉक्स में लिख दो। मैं अभी अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई कंटिन्यू विद द फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन। बट इफ यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, आई ट्राई एंड आंसर दैट। अदरवाइज लास्ट पे अपने Q&A कर लेंगे। ठीक है। सो लेट मी कम बैक एंड लेट मी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। और मैंने कहा कि ब्रॉडली 5 कैटेगरी होती हैं, विच इज इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, एंड देन यू हैव गॉट सॉल्यूशन एंड अदर्स। अब मैंने कहा कि देखो, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है ना, इट्स अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी। मैंने आपको कहा कि भाई पैसे आपने दिए और उससे पैसे उस पैसे से फंड मैनेजर ने कोई ना कोई रकम का शेयर खरीद लिया, इसको हम कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड के 11 सब कैटेगरीज होते हैं। और आइए अब चलिए उसी 11 सब कैटेगरीज को हम समझते हैं। So these are the different subcategories of equity mutual fund. हाँ, ठीक है। So these are different 11 subcategories of equity mutual fund. 11 कैटेगरीज हैं बेसिकली। कहा जाता है कि सर सबसे पहले आता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जहां आपने जो पैसा दिया, कम से कम 80% पैसा जो है वो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में लगेगा। दैट इज कॉल्ड एज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने एसबीआई लार्ज कैप, आईसीआईसीआई लार्ज कैप, अगर ऐसे किसी फंड में अपना पैसा लगाया है, तो अगर आप पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे तो आपको उसमें से मैक्सिमम पैसा, मतलब कम से कम 80%, नहीं तो ऊपर में शायद 100 का 100% पैसा जो है आपको इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में लगा हुआ मिलेगा। उसको हम कहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, right? Then we have got large and mid cap. Then let us talk about mid cap mutual funds. Mid cap क्या हमने कहा था कि सर 101 से 250 नंबर कंपनीज जो हैं वो मिड कैप कंपनीज हैं, राइट? तो अगर आपने फंड मैनेजर को मान लो एसबीआई मिड कैप फंड में पैसा दिया है, तो आप मान के चलिए कि उस पैसे का कम से कम 65% हिस्सा फंड मैनेजर मिड कैप कंपनीज खरीदेगा, यानी कि 101 से 250 नंबर कंपनी को खरीदेगा।
देन वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जहां पर कि अगर आपने पैसे फंड मैनेजर को दिए हैं तो मिनिमम 65% पैसा जो है वो 250 के बाद जो नंबर ऑफ कंपनीज थी लास्ट तक उसमें आपके पैसे लगेंगे। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का फर्क क्या है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। While small caps can give you the highest return, yet it is the most risky category. तो उसी प्रकार अगर हम किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो अमंगस्ट ऑल दी कैटेगरीज ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड यू विल फाइंड दैट द हाईएस्ट रिस्क इज देयर इन स्मॉल कैप। बट अगेन सबसे ज्यादा रिटर्न भी अगर लॉन्ग टर्म में कहीं बनता है तो वो स्मॉल कैप में ही बनता है, राइट। देन वी हैव गॉट अ फोर्थ कैटेगरी कॉल्ड एज लार्ज एंड मिड कैप, और यहाँ कहते हैं कि सर मिनिमम 35% पैसा आपका लार्ज कैप कंपनी में लगेगा और मिनिमम 35% पैसा आपका मिड कैप कंपनी में लगेगा। देन यहाँ पे नीचे जो मल्टी कैप लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन अभी हाल फिलहाल में चेंज हो गया है। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल, ये डेफिनेशन बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड्स की है। तो फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जहां फंड मैनेजर को जहां इच्छा वहां पैसे लगा सकता है, उसको टॉप 100 में लगाना हो, चाहे मिड में लगाना हो, चाहे स्मॉल लगाना हो, उस टाइप के फंड को हम कहते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी कैप फंड का डेफिनेशन चेंज कर दिया गया, जो पुराना डेफिनेशन था वो तो फ्लेक्सी कैप को दे दिया गया। मल्टी कैप का आज के दिन डेफिनेशन है कि एक ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि मिनिमम 25% पैसा लार्ज में लगाएगा, मिनिमम 25% पैसा मिड में लगाएगा और मिनिमम 25% पैसा आपका स्मॉल कैप कंपनी में लगाएगा, उस टाइप के म्यूचुअल फंड को हम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं, राइट। अभी आप सोचोगे कि सर 25 25 25 मिला के तो 75% हुआ, तो बाकी पैसा फिर कहाँ गया? तो सर वो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया। अगर उसको लगता है कि सर मेरे को 40% लार्ज में लगाना है, 30% मिड में लगाना है और 30% स्मॉल में लगाना है, तो वो वैसा पोर्टफोलियो भी बना सकता है। बट कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि सर मिनिमम 25 25 25 लार्ज मिड और स्मॉल में आपको देखने को मिलेगा। ये होता है हमारा मल्टी कैप फंड। डिविडेंड यील्ड फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में पैसा लगाता है। वैल्यू एंड कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड एक ऐसा है जो कि वैल्यू स्टॉक्स में पैसा लगाता है, जो मार्केट से हट के कॉल लेता है। मतलब कि वो अच्छी कंपनी में पैसा लगाएगा लेकिन एट द सेम टाइम उस कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ता होना चाहिए, वो उस टाइप की कंपनी में पैसा लगाएगा। फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड एक ऐसा कैटेगरी है जो कहता है कि भाई लार्ज मिड स्मॉल जो पसंद वहां लगा लो, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में आपको 30 से ज्यादा स्टॉक्स कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अब इससे फायदा ये होता है कि सर 30 कंपनी ही अगर मेरे को पोर्टफोलियो में रखनी है और मेरे पास में अगर 100 रुपए हैं, तो मैं एवरेज में हर कंपनी को 3 रुपए दे सकता हूँ, राइट। एंड अगर मेरे को किसी शेयर में अगर ज्यादा कन्विक्शन है तो मैं उसमें 8 9 10% भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे 30 ही कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं ऑन द हायर साइड। वर्सेज अगर एक नॉर्मल हम लोग किसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो वहां तो स्टॉक पे लिमिटेशन तो बोला नहीं है। तो अगर फंड मैनेजर को पसंद है तो वो 100 के 100 कंपनी भी उठा सकता है। तो अगर वो 100 कंपनी उठाएगा तो अगर उसको कोई कंपनी बहुत ज्यादा पसंद भी है तो उसको कितना 2 या 3% से स्टेक नहीं देगा। लेकिन एक फोकस्ड फंड में क्योंकि बंदिश लगा दी गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो कैन नॉट बी मोर देन 30 स्टॉक्स, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क देखने को मिलता है। अगर फंड मैनेजर ने जो पोर्टफोलियो बनाया है अगर उसकी स्ट्रेटेजी ठीक काम करे तो ये फंड आपको मार्केट से कहीं अधिक रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन अगेन एट द सेम टाइम अगर वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करे तो सबसे ज्यादा बैकफायर भी ये पोर्टफोलियो कर सकता है, तो इट्स अ हाई रिस्क फंड। देन वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज सेक्टोरल और थीमेटिक। सेक्टर और थीमेटिक में कहा गया है कि सर अगर फंड मैनेजर आपके पैसे से खाली एक ही सेक्टर के शेयर खरीदे उसको कहते हैं सेक्टोरल फंड। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, अगर आपने इसमें पैसा लगाया तो आप पकड़ के चलिए कि आपके पोर्टफोलियो में आपको खाली टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो इसी टाइप की कंपनीज जो आईटी साइड पर हैं, खाली वही आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। आपको कभी आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड के पोर्टफोलियो में लेट्स से एशियन पेंट्स देखने को नहीं मिलेगा, टाटा मोटर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब आईटी कंपनीज नहीं है। तो कहते हैं सेक्टोरल फंड। अगेन दीज आर वेरी हाई रिस्क फंड, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सर मार्केट तो चल गया लेकिन एक सेक्टर चला ही नहीं। तो इसके लिए ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स होते हैं एंड इसको खाली अगर आपको कोई टैक्टिकल कॉल्स लेने हैं तभी आप इसमें पैसा लगाते हो। थीमेटिक फंड एक ऐसा फंड कैटेगरी है जो कहता है कि भाई मैं आपका पैसा किसी थीम के अनुसार इन्वेस्ट करूंगा।
अभी लेट्स से मेरे को लगता है कि फिर आने वाले समय में मेरे को लगता है कि हमारे देश में कंजम्पशन बहुत अच्छा करेगा। तो कंजम्पशन तो एक थीम है। कंजम्पशन के अराउंड आप सोचोगे तो सर एफएमसीजी कंपनीज भी हैं, फार्मा कंपनीज भी हैं, लेट्स से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बिजनेसेस भी हैं, एनर्जी कंपनीज भी हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, ये सब कंजम्पशन स्टोरी का पार्ट है। तो आपने कंजम्पशन थीम पे पैसा लगाया है, बट आपको अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स खरीदने को मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज थीमेटिक फंड। हमारे इंडस्ट्री में इन दिनों बहुत सारे थीमेटिक फंड्स के एनएफओ आते हैं। तो किसी भी एनएफओ में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको उस थीम को भली भांति समझना होगा कि वो आपका पैसा कैसे मैनेज करेगा। देन यू हैव गॉट द ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, जो कि कहता है कि सर आपका पैसा जो है वो 3 साल तक लॉक में रहेगा, और आपने जो भी पैसा निवेश किया है इस साल, आपको उसके अगेंस्ट में 80C का, जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर में आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है, वो आपको दे दिया जाएगा। तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अंदर में अगर आपने किसी फंड को पैसे दिए हैं, तो मिनिमम 80% पैसा जो है वो आपका इक्विटी में लगेगा। दिस इज व्हाट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्टैंड्स फॉर। देन वी कम टू डेट म्यूचुअल फंड। अभी इसके भी कुछ 16 कैटेगरीज हैं, लेकिन इतना समझ के चलिए कि यहाँ पर आप जो पैसे दे रहे हो फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर इससे आपको फिक्स्ड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट खरीदता है। ठीक है। तो यहाँ पे 16 कैटेगरी किस बुनियाद पे बनाई गई? ये इसके बेसिस से बनाई गई कि सर अगर जो फिक्स्ड रिटर्न वाला इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा, तो वो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केट में बैंक एफडी खरीदने जाऊं, अगर एक फंड मैनेजर आपके पैसे से बैंक एफडी खरीदने जाए, तो उसके पास तो 3 महीने का भी बैंक एफडी खरीद सकता है और 3 साल का बैंक एफडी भी खरीद सकता है। तो वो कौन सा बैंक एफडी खरीदेगा? उस बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। आइए फटाफट समझते हैं। ओवरनाइट फंड एक ऐसा फंड है जो कहता है कि सर आपके पैसे से हम हर दिन मैच्योर होने वाला ही पेपर खरीदते हैं, ओनली 1 डे मैच्योरिटी। लिक्विड फंड के अंदर में अगर आपने पैसे दिए, तो सर अगले 91 डेज में जो पैसा, जो सिक्योरिटी मैच्योर होने वाला है, हम सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 3 से 6 महीने में मैच्योर होने वाला पेपर खरीदते हैं। लो ड्यूरेशन फंड में 6 से 12 महीने की मैच्योरिटी वाला पेपर खरीदते हैं। मनी मार्केट फंड में अगले 1 साल में जो भी फंड मैच्योर हो सकता है वो सब खरीद सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 1 to 3 years की मैच्योरिटी होती है। मीडियम ड्यूरेशन में 3 से 4 साल की होती है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन में 4 से 7 साल की मैच्योरिटी होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में मोर देन 7 years की मेच्योरिटी होती है। और डायनेमिक बॉन्ड फंड जो होता है, वो कोई मेच्योरिटी को नहीं चेक करता है। उसको अगर लॉन्ग ड्यूरेशन समझ में आ रहा है तो वो वहां पैसे लगा देगा, उसको अगर शॉर्ट ड्यूरेशन समझ में आ रहा है तो वो वहां पैसे लगा देगा। ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड क्रेडिट रिस्क फंड। अभी ये क्या होता है? जनरली आप देखेंगे कि कोई कंपनी को हम ट्रिपल ए कंपनी कहते हैं, कि सर ये तो एकदम इंडिया की रॉक सॉलिड A1 कंपनी। फॉर एग्जांपल, HDFC बैंक इज अ ट्रिपल ए रेटेड कंपनी, या बजाज फाइनेंस इज अ ट्रिपल ए रेटेड कंपनी। तो सर रेटिंग के हिसाब से देखें तो ट्रिपल ए और AA+ इंडिया की बेस्ट रेटेड कंपनीज में से मानी जाती है। और उसके बाद हम जैसे जैसे रेटिंग चैनल में हम नीचे आएंगे, लाइक AA, AA-, सिंगल ए, ये सब जो हम अलग अलग कैटेगरी में आएंगे, तो यहाँ पर हमारा रेटिंग खराब हो रहा है, मतलब कंपनी की हालत उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो कंपनी जनरली पैसा हायर इंटरेस्ट रेट पे उठाती है। तो अगर आपने अपना पैसा किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में लगाया है, फॉर एग्जांपल आपने निप्पॉन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में अपना पैसा लगाया है, तो आप मान के चलिए कि आपका मैक्सिमम पैसा, आप मिनिमम 80%, आपको जो टॉप 2 कैटेगरीज हैं AAA और AA+, वहां आपका पैसा लगेगा। लेकिन अगर आपने अपना पैसा क्रेडिट रिस्क में लगाया है, तो मान के चलिए कि आपका मैक्सिमम पैसा, यानी कि मिनिमम 65% पैसा जो है, वो ये 2 कैटेगरी को छोड़ के बाकी कैटेगरीज में लगेगा, AA एंड बिलो। बैंकिंग पीएसयू एक ऐसा फंड है जो कहता है कि सर हम आपके पैसे से ना, लेट से NHAI का बॉन्ड खरीदेंगे, या हम आपसे कोई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब कंपनीज के पेपर खरीदेंगे। सो ये भी एक तरह से देखें तो कौजाई गवर्नमेंट कंपनीज ही है, गवर्नमेंट ही है। तो यहाँ मिनिमम 80% पैसा इन तरह के कंपनीज के पेपर्स में निवेश होता है। दीज आर ऑल्सो वेरी सेफ। गिल्ट फंड शुरू होता है जी से, और ये याद रखिएगा कि गिल्ट फंड में आपके पैसे से सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही खरीदी जाती हैं। यहाँ पर आपको कोई AAA AA बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा।
सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इशूड सिक्योरिटी ही पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। और फ्लोटर म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां मिनिमम 65% पैसा आपका फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट से मतलब स्वॉप्स वगैरह में लगता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ हाइब्रिड फंड्स के बारे में। एंड हाइब्रिड फंड्स, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कि एक तरह का खिचड़ी है। खिचड़ी के अंदर में कुछ पैसा आपका इक्विटी में जाएगा और कुछ पैसा आपका डेट में जाएगा। खिचड़ी बनाने के लिए आपको दाल चावल चाहिए। अभी आप जिस प्रोपोर्शन में दाल और चावल को मिक्स करोगे उसमें अलग तरह की खिचड़ी बन जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी में आप ज्यादा चावल लगा दोगे तो वो पंजाबी टाइप की खिचड़ी बन जाएगी, और वहीं अगर आप ज्यादा दाल डाल दोगे तो वो गुजराती टाइप की खिचड़ी, पतली खिचड़ी बन जाएगी। सो मेरा क्या कहना है कि हमारे इस म्यूचुअल फंड में भी खिचड़ी के अंदर में आपको चावल दाल की जगह इक्विटी और डेट देखने को मिलता है। तो अगर हम पोर्टफोलियो में ज्यादा इक्विटी भर देंगे तो सर उसमें रिटर्न ज्यादा आएगा, बट रिस्क भी ज्यादा होगा। और वही अगर हम पोर्टफोलियो में ज्यादा डेट भर देंगे तो वहां पर रिस्क कमती होगा बट रिटर्न भी कमती आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस मात्रा में मिक्स कर रहे हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड, जो बोलता है कि सर हम मिनिमम 75 से 90% पैसा को हम डेट में रखेंगे और बाकी पैसा इक्विटी, मतलब मोटा मोटी ये पूरा डेट फंड ही है, थोड़ा बहुत ऊपर से इक्विटी का तड़का मारा हुआ है। सो आप इन्वेस्टर को बोलो कि बस अगर तुमको एफडी जैसे ही रिटर्न चाहिए बट एफडी से थोड़ा बेसी मिलने से तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उसका पैसा को आप सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में लगा सकते हो। देन यू हैव गॉट बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, जो बोलता है कि सर कम से कम 40 से 60% पैसा इक्विटी में लगेगा और रिमेनिंग 40 से 60% पैसा हम आपका डेट में लगा देंगे। यहाँ पे हम कोई आर्बिट्राज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको कहते हैं बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। मार्केट में ऐसे बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड हैज गॉट अ बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अग्रेसिव हाइब्रिड जो है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड का उल्टा है। बोलता है कि सर कम से कम 65 से 80% पैसा जो होगा वो हम इक्विटी में लगाएंगे और बाकी पैसे को हम डेट में लगा देंगे, और इसमें हम हमको इक्विटी टैक्सेशन बना के देंगे, क्योंकि अग्रेसिव हाइब्रिड। देन वी हैव गॉट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा दिखती है। इसको हम बैफ कहते हैं, बैफ। BAF स्टैंड्स फॉर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो यहाँ क्या होता है कि दीज आर लाइक स्मार्ट फंड्स, जहाँ पे फंड मैनेजर मार्केट के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी को कम बेसी करता है। लेट्स से अगर मार्केट बहुत ऊपर है तो फंड मैनेजर को डर लगता है कि सर अभी तो मार्केट गिरने का टाइम आ गया है, तो वो क्या करेगा, वो आपके पोर्टफोलियो से इक्विटी का लेवल को अपने आप कम कर देगा, वो आपसे पूछेगा नहीं, और वो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग डेट के लेवल को बढ़ा देगा। राइट। और वहीं अगर मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आ जाए, मार्केट अगर नीचे आ जाए, तो अब सर इक्विटी सस्ता हो गया, अब इक्विटी आने वाले समय में अच्छा करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का लेवल को बढ़ा देगा। तो इस तरह से डायनेमिकली वो फ्लक्चुएट करता है, और इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप किसी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पास जा रहे हो जिसको कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस चाहिए, एफडी से 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, तो उसको आप बैलेंस एडवांटेज फंड जरूर से बेच के आ सकते हो। दिस इज एन ऑल वेदर फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वो भी बैफ के लॉजिक पे ही काम करता है कि अगर उसको दिख रहा है कि सर अगर मार्केट में इक्विटी महंगा है तो वो इक्विटी को कम कर देगा। मार्केट अगर बहुत ऊपर है तो वो इक्विटी को कम कर देगा। लेकिन जहां बैफ में भी वो इक्विटी को कम कर रहा था वो सप्लीमेंट कर रहा था थ्रू डेट। यहाँ पर मल्टी एसेट के अंदर में फंड मैनेजर के पास में एक तीसरा चॉइस और आ गया, विच इज गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ऊपर है तो फंड मैनेजर ने इक्विटी को घटा के 30% कर दिया, तो कोई जरूरी नहीं कि बाकी 70% पैसा वो डेट में लगाएगा। वो अगर चाहे तो 20% पैसा गोल्ड में लगा देगा और बाकी 50% पैसा वो डेट में लगा देगा। राइट। सो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, टेक्निकल डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो मिनिमम 10-10-10% पैसा आपका इक्विटी, डेट और गोल्ड में लगाता है। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसको हम मैफ भी कहते हैं। देन आई हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज आर्बिट्राज फंड। ये बेसिकली एक फिक्स्ड रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है जिसमें इक्विटी टैक्सेशन बैठता है, बट इसको हम हाइब्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम स्पॉट मार्केट में इक्विटी खरीद के फ्यूचर मार्केट में इक्विटी बेच देते हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द नेट इक्विटी एक्सपोजर इज जीरो, so that is where it gets equity taxation. लेकिन this is a fixed kind of a category in the hybrid segment. इक्विटी सेविंग्स बोलता है कि सर हम आपका पैसा जो है
इक्विटी एंड रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे 65%, बट इट इंक्लूड्स दी हेज्ड पार्ट ऑल्सो, विच मीन्स कि जनरली आप कोई इक्विटी सेविंग्स फंड देखोगे तो उसमें 30% आपको या 35% आपको इक्विटी में लगा हुआ दिखेगा, बट 65 मेंटेन करने के लिए फंड मैनेजर बाकी 30% पैसे को आर्बिट्राज में लगा देता है, एंड हेंस equity savings fund is also a very safe category kind of a fund. अगर मैं solution oriented की बात करूं तो there are two solutions which are there in the market. One is called as retirement, the other is called as children fund. तो retirement fund क्या बोल रहा है सर? retirement fund बोलता है कि यहाँ पर आप जो भी पैसे लगाओगे वो मिनिमम 5 साल तक लॉक इन में रहेगा, अनलेस की क्लाइंट की उम्र 60 साल हो जाए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हितेश जैन अपना पैसा अगर टाटा रिटायरमेंट फंड को देता है तो ये पैसा अगले 5 साल तक वो हाथ नहीं लगा सकता है, राइट। लेकिन वही लेट्स से अगर हितेश जैन की उम्र अगर मान लो 58 ईयर्स की है तो उसका पैसा 2 ही साल लॉक में रहेगा, उसके बाद उसका पैसा फ्री हो जाएगा, वो जब चाहे अपना पैसा निकाल सकता है। मैं जब कह रहा हूँ कि पैसा 5 साल तक लॉक में रहेगा, इसका ये मतलब नहीं कि पैसा 5 साल के बाद ऑटो मैच्योर होकर बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पैसा 5 साल तक लॉक में रह रहा है, उसके बाद भी अगर इन्वेस्टर, फॉर एग्जाम्पल माई एज इज 38 और मैंने 5 साल लॉक में पैसा डाला, अभी 43 के बाद भी तो अभी मेरा रिटायरमेंट नहीं है, अभी तो मुझे 10 साल और चाहिए रिटायरमेंट के लिए, तो मैं चाहूं तो अपना पैसे को आगे 10 साल तक ऐसे ही इन्वेस्टेड रखूंगा। दिस इज कॉल्ड एज अ रिटायरमेंट फंड। चिल्ड्रन फंड क्या बोल रहा है? चिल्ड्रन फंड बोल रहा है कि सर आपका पैसा बच्चे के नाम से इन्वेस्ट होगा, बच्चे के नाम से आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, और यहाँ पर आपका हर यूनिट जो है वो 5 साल के लिए लॉक में चला जाएगा, अनलेस कि बच्चे की उम्र 18 साल की हो जाए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी बेटी की उम्र अभी 11 साल का है और मैंने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए एसबीआई चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के अंदर में, तो 16 साल तक की उम्र तक वो पैसा लॉक में रहेगा। उसके बाद अगर मेरी बेटी को कंटिन्यू रखना है इन्वेस्टमेंट तो वो अगले जब तक चाहे वो अपना पैसा इन्वेस्टेड रख सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो 16 साल के बाद में वो पैसा को निकाला जा सकता है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए हमारी बेटी की उम्र अगर 16 साल की है और अगर उसने पैसा अपना एसबीआई चिल्ड्रन फंड में लगाना, तो 2 साल के बाद उसका पैसा उसका पैसा लॉक फ्री हो जाता है। ये याद रखिएगा कि चिल्ड्रन फंड में आप टिल द एज ऑफ 18 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एसआईपी भी चल रही है चिल्ड्रन फंड में तो 18 की उम्र पहुंचते ही वो एसआईपी कटनी बंद हो जाती है। अदर फंड्स के अंदर में वी टॉक अबाउट एटीएफ एंड एफओएफ। सो एटीएफ या फिर इंडेक्स फंड इज बेसिकली अ पैसिव फंड व्हिच रेप्लिकेट्स द इंडेक्स, एंड इनके एक्सपेंस रेशियोज बहुत कम होते हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। एंड देन देयर इज एफओएफ विच इज कॉल्ड एज फंड ऑफ फंड, मतलब कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि आपके पैसे से म्यूचुअल फंड ही खरीदता है, इसको हम कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि कोई इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड है कि वो नैस्डैक 100 के अंदर में रेप्लिकेट करता है पोर्टफोलियो को, वो नैस्डैक 100 कोई इंडेक्स खरीद लेता है, तो दैट इज अ फंड ऑफ फंड्स। फॉर एग्जांपल देयर इज एन आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर फंड, अगर आप उसका पोर्टफोलियो खोल के देखोगे तो इसमें आपको आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी और आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इस तरह के फंड्स आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। मतलब पोर्टफोलियो में आपको डायरेक्ट शेयर डिबेंचर नहीं देखने को मिल रहा है, पोर्टफोलियो में आपको कोई ना कोई फंड ही खरीदता हुआ देखने को मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज फंड ऑफ फंड्स। ये बात याद रखिएगा कि सेबी के अनुसार हर कैटेगरी के अंदर में एक ही स्कीम हो सकती है, तो अ फंड हाउस विल हैव ओनली वन लार्ज कैप फंड, ओनली वन मिड कैप फंड, यू कैन नॉट हैव टू लार्ज कैप फंड्स। एक्सेप्शंस आर अलाउड फॉर इंडेक्स फंड। सो लेट्स से अगर इंडेक्स पे अगर एक निकालने जाए फंड हाउस, तो मार्केट में 100 रकम के इंडेक्स है, वो 100 तरह का फंड्स निकाल सकती है। तो वैसे ही फंड ऑफ फंड्स अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स अलग अलग सेक्टर थीम के अनुसार बन सकते हैं। सो आई कैन हैव अ फार्मा फंड, अ बैंकिंग फंड, अ टेक्नोलॉजी फंड, एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम अ थीम परस्पेक्टिव आई कैन हैव अ बिजनेस साइकिल फंड, आई कैन हैव अ इनोवेशन फंड। ठीक है। वैल्यू कॉन्ट्रा में से कोई एक ही कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, एंड वैसे ही अग्रेसिव, हाइब्रिड और बैलेंस्ड में आपको एक ही कोई कैटेगरी देखने को मिलेगी, राइट। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हमारे समय में काफी बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये बात चैप्टर के अंत में बताई गई, ये बात आप लोग सब जानते हो, सो नथिंग टू टॉक अबाउट इट। सो विद दिस वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। आई थिंक
I've spent already almost about 1 hour 15 minutes talking about chapter 2. It was the most important chapter. सबसे बड़ा chapter भी यही था. Now let us take a 2-minute break. 2 मिनट का break लेते हैं. And after the break, I'll resume with chapter number 5 and chapter number 6. So 2-minute break. Okay, so welcome back friends and अब आगे कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास. अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 एंड देन हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं. Both of them are relatively very small chapters. Ideally, it takes me about 15-20 minutes at the maximum to talk about these two chapters. तो चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के बारे में. अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो कि आपने जब भी म्यूचुअल फंड का एड सुना, वो कहता है कि देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट. और फिर वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि प्लीज रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. वो आपको बोलता है कि भाई वो डॉक्यूमेंट को पढ़ो और उसके बाद अपने पैसे लगाओ. तो सवाल ये है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने के लिए कह रहा है. एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी टॉक्ड इन दिस चैप्टर, कि वो आपको स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन. यहाँ पर 2 किताबों के बारे में बात की गई है, 3 किताबों के बारे में बात की गई है, SID, SAI और KIM. तो हम लोग को ये 3 डॉक्यूमेंट क्या होते हैं इसको लेके समझना है. डॉक्यूमेंट्स अपडेट कैसे होते हैं, क्या डिस्क्लोजर्स चाहते हैं, ये सब कुछ हमको इस चैप्टर में बताया गया. बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, सिंपल सा चैप्टर है. सो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानने से फायदा क्या है कि सर देखो, अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर होगा ना तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है. कि भाई जो बात बताई गई थी वही मुझे दी गई है. ठीक है. ड्यू डिलिजेंस भी हो पाएगा, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट सेफगार्डेड रहेगा, कोई मिस सेलिंग नहीं होगी. हो सकता है कि स्कीम कुछ और सोच रहा है बट आपका डिस्ट्रीब्यूटर कुछ और जाके बोल के आ रहा है. सो ये मिसमैच ना हो, तो इसके लिए जो बातें लिखी गई हैं वो आपको डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाएंगी. ठीक है. इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रस्ट बना रहेगा एंड डिस्ट्रीब्यूटर को पता चलेगा कि भाई वो क्या बेच रहा है, ताकि वो विथ फुल ट्रांसपेरेंसी काम कर सके. राइट. सो हमने ना इस चैप्टर में 3 डॉक्यूमेंट्स को मुख्य तौर पे देखा है. एक है SID, जिसका फुल फॉर्म नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. ठीक है. देन सेकंड इज SAI, which is statement of additional information, and then third is KIM, which is key information memorandum. तो अगर मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊं तो SID वो सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको हर एक स्कीम के बारे में सबसे मेन मेन बातें जो आपको जानने की हैं, जिसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो, वो बातें आपको SID में देखने को मिलती है. सो इट्स लाइक द कोर डॉक्यूमेंट, और हर एक स्कीम का अपना SID अलग अलग होता है. ठीक है. तो जनरली आप जब एक SID डॉक्यूमेंट को देखोगे तो आपको स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन, उसके अलग अलग तरह के रिस्क फैक्टर्स, एक्सपेंसेस वगैरह बहुत डिटेल में आपको पढ़ने को मिलते हैं SID के अंदर. तो आने वाले स्लाइड में हम SID को और डिटेल में जानेंगे, बट अभी फिलहाल पे मोटा मोटा एक फ्रेमवर्क बनाइए कि सर मेरे को अपना पैसा लगाने से पहले जितना इतिहास भूगोल उस स्कीम के बारे में जानने की जरूरत है, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार में, बहुत ही डिटेल में लिखी होती है SID के अंदर में. Then you've got a second document which is called as SAI, which is basically नाम से ही बता रहा है कि सर इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन का नाम आप क्या समझे कि सर यहाँ पर ना कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं. ठीक है. इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी फंडामेंटल टू अ स्कीम, जिसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल AMC के डिटेल्स, स्पॉन्सर का इंफॉर्मेशन, लीगल डिस्क्लोजर्स, टैक्स एंड रेगुलेटरी डेटा, ये सब आपको SAI में देखने को मिलता है. सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहता हूँ कि AMC का डिटेल, स्पॉन्सर का इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मेरे को मालूम पड़े कि मेरे स्कीम के ट्रस्टी का नाम ये है लेट्स से, या इसका RTA कैंस है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है फिर कि मेरा RTA कैंस है कि के फिनटेक है. मैं तो पैसा तो स्कीम के ऑब्जेक्टिव को देख के लगा रहा हूँ, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं NAV कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसके फेयर वैल्यू प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब SAI में लिखी होती हैं. ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं. एंड जनरली आप देखिएगा कि अगर SBI म्यूचुअल फंड के पास में अगर 50 अलग अलग स्कीमें हैं,
तो उसके 50 अलग अलग एसआईडी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उन 50 स्कीमों में क्या, लेट से आरटी एक ही आदमी होगा, ट्रस्टी एक ही आदमी होगा, कस्टोडियन एक ही आदमी होगा, एनएबी कैलकुलेट एक ही तरीके से होता होगा। तो वो सब कुछ एक ही डॉक्यूमेंट में लिखा होता है जिसको हम SAI कहते हैं। ठीक है। और तीसरा बात है KIM, जिसकी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अभी ये क्या है कि देखो, सेबी कहता है कि रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट। अगर मैं आपको कोई डाउनलोड करके यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिखाऊं तो SID जो है वो लगभग लगभग 250 पन्ने का डॉक्यूमेंट होता है। और SAI जो है वो भी कम से कम 200 पन्ने का डॉक्यूमेंट होता है। तभी सोचो कि अगर आप एक इन्वेस्टर को एक 2,000 रुपए की SIP चालू करने से पहले एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 450 पन्ने का किताब पढ़ेगा और उसके बाद अपना पैसा लगाएगा, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा कोई करता है? क्या कभी डिस्ट्रीब्यूटर भी SID या SAI पढ़ता है? क्या कभी आपने या मैंने कभी इसको पढ़ने की जरूरत समझी है? आंसर इज नो। तो हमें छापते ही क्यों है? छापते इसलिए है क्योंकि भाई इंडिया के अंदर में कभी भी कोई भी आदमी खड़ा होकर के कोई केस कर सकता है। तो हमारा काम है कि आपको टोटल विस्तार में सब कुछ डिटेल बता देना। तो वो सब आपको SID SAI में देखने को मिल जाएगा। लेकिन KIM इज द कंडेंस्ड वर्जन ऑफ SID। वो क्या बोल रहा है कि सर जो बात मैंने आपको 250 पन्ने में बताई ना, वो बात मैं आपको 15 पन्ने में भी लिख सकता हूँ। इट इज द स्नैपशॉट ऑफ द की स्कीम फीचर्स विच इज सुटेबल फॉर फर्स्ट ग्लांस अंडरस्टैंडिंग। कि भाई मोटा मोटा देख के समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा एसेट एलोकेशन क्या होने वाला है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, पैसे लार्ज कैप में लगेंगे, मिड कैप में लगेंगे, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, पैसे कब डाल सकता हूँ, कब निकाल सकता हूँ, वो मोटा मोटा आपको एकदम शॉर्ट में देखने को मिलेगा। सो KIM इज एक्चुअली दैट डॉक्यूमेंट विच इज लाइक अ प्रोडक्ट ब्रोशर, आप समझ लो। कि आप कभी किसी फिजिकल म्यूचुअल फंड के थ्रू, अगर आप फिजिकल पेपर के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड को भी इन्वेस्ट करने जाओगे ना, आप फंड हाउस से फॉर्म मांगोगे, तो फंड हाउस देखेगा, आपको एक किताब देगी। उस किताब में पहला 15 पन्ना KIM का छपा होता है और उसके बाद परफोरेटेड 5 आपको फिजिकल फॉर्म्स मिल जाते हैं, 4 4 पन्ने के। राइट। तो दी ऑब्जेक्टिव इज कि सर आप पहले इस किताब को पढ़िए, 15 पन्ना पढ़िए, KIM को पढ़िए। समझ में आए तो सर ये 4 पन्ना इसमें से टेयर ऑफ कर दीजिए, फॉर्म भरिए और जमा करिए और अपना इन्वेस्टमेंट करिए। तो दैट इज व्हाट KIM इज ऑल अबाउट। सो आइए आप थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो SID, जैसा मैंने आपको कहा कि दिस इज वन लीगल डॉक्यूमेंट जहां पर आपको स्कीम का जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जानने के लिए, जिसकी बुनियाद पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, वो SID में लिखी होती है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट एलोकेशन कैसे कर रहा है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, एंट्री एग्जिट लोड्स कुछ है कि नहीं, टैक्सेशन क्या रेट से कटेगा, यूनिट होल्डर के राइट्स क्या हैं, परफॉर्मेंस हिस्ट्री, अगर आपको पिछला 1 साल 3 साल 5 साल का रिटर्न्स देखना है, वीजा वी बेंचमार्क देखना है, फंड मैनेजर कौन है, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसको बारे में जानना है, इन्वेस्टर ग्रीवेंस कैसे अपना मिटा सकता है, उसका प्रोसीजर समझना है, तो परचेज रिडेम्पशन कैसे होगा, ये सारी बातें जो जरूरी जरूरी बातें हैं वो सब आपको SID में देखने को मिल जाती हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अभी लेट से मैंने, अगर कोई एक NFO आया, मान लो जैसे कि अभी मार्केट में एक NFO चल रहा है, कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि भाई मेरे को प्रेजेंटेशन में समझाया गया कि सर यहाँ पर पैसा जो है वो इक्विटी में लगेगा। ठीक है। और आप जब चाहो सर आप पैसा डाल सकते हो, जब चाहो पैसा निकाल सकते हो। तो आपने मेरे को ये समझाया, मेरे को प्रेजेंटेशन समझ में आई, मैंने अपना पैसा लगा दिया। अभी मान लीजिए सुनने को मिला कि सर ये पैसा लेने के बाद स्कीम बोलती है कि आपका पैसा हम पूरा पूरी डेट में लगा देंगे। तो आप बोल गए तो गलत है। मतलब मैंने अगर इक्विटी को पैसा दिया तो मैंने तो ये सोच के दिया कि मेरे को 12 14% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा उठा के सारा का सारा पैसा डेट में डाल दोगे तो मुझे तो वही 6 7% का रिटर्न मिलेगा। तो मैं तो गलत हो गया मेरे साथ में। सिमिलरली ऐसा भी तो होगा ना कि लेट्स से फंड मैनेजर, लेट्स से मैंने कह दिया कि सर आप पैसा जब चाहो निकाल सकते हो, और फिर पैसा लेने के बाद में अगर फंड हाउस बोल दे कि नहीं सर आप आपका पैसा हम 3 साल लॉक में लगा दिए, तब क्या होगा? तो बेसिकली बोलने का मेरा मकसद ये है कि एक स्कीम की कुछ बुनियादें होती हैं जिसके भरोसे पर ही इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है, और उन बुनियादी बातों को कभी चेंज नहीं किया जाता है। So what are the three pillars of fundamental attributes? It says that the type of scheme, कि पैसा इक्विटी में लगेगा कि डेट में लगेगा कि इंडेक्स में होगा हाइब्रिड होगा, ये बुनियादी बात है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड एसेट एलोकेशन,
कि लेट्स से मैंने कहा कि भाई सर आपका पैसा जो है वो लार्ज कैप में लगेगा, इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा लगेगा, या आपका पैसा इक्विटी डेट और गोल्ड में इस मात्रा में लगेगा। तो ये आपकी बुनियादी बातें हैं, ये कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। वैसे ही टर्म्स ऑफ इशू, कि फॉर एग्जांपल आपका पैसा लॉक में चला जाएगा, आप कितनी आसानी से पैसा निकाल सकते हो, एग्जिट लोड्स कितने दिन तक ही लगा रहेगा, तो ये सब मैंने आपको बुनियादी बातें बता दी। हिसाब से ये सारी चीजों को कभी भी चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब आगे हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि सर कभी कभार अगर ये चेंजेस करना इन्वेस्टर के हित में हो, इन्वेस्टर के फेवर में अगर हो, तो हम इन बुनियादी बातों को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, कि आज एक फंड हाउस हुआ करता था, लेट्स से प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, ठीक है, या लेट अस से L&T म्यूचुअल फंड यूज्ड टू बी वन ऑफ द बिग फंड हाउसेज इन इंडिया। अभी L&T म्यूचुअल फंड को HSBC ने अक्वायर कर लिया, IDFC म्यूचुअल फंड को बंधन ने अक्वायर कर लिया। तो हुआ क्या सर, अगले दिन से जो L&T का लार्ज कैप फंड हुआ करता था, वो अब HSBC लार्ज कैप फंड के नाम से जाने लगा गया। तो सर फंड का नाम तो उसकी बुनियादी चीज थी, अब आपने फंड का नाम ही चेंज कर दिया, हो सकता है कोई इन्वेस्टर इस चीज से कंफर्टेबल ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई आप ऐसा चेंज कर रहे हो जो कि इन्वेस्टर के भले के लिए हो, तो बकायदा आप पहले सेबी से परमिशन ले लो, आप सेबी को इंटीमेट कर दो, ट्रस्टीज का परमिशन ले लो, सेबी अगर कोई चेंजेस में कुछ कमेंट देता है तो उसको इम्प्लीमेंट कर लो, और उसके बाद आप ये चेंज करने जाओ। बट आप जब चेंज करोगे तो आपको तीन बातें याद रखनी होंगी। पहला बात, कि आप हर एक इन्वेस्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करोगे, बकायदा हर एक इन्वेस्टर जिसने मान लो वो L&T लार्ज कैप फंड में पैसा लगा रखा था, जो आज से HSBC लार्ज कैप फंड हो गया, उन सब के घर पे एक चिट्ठी जानी चाहिए, जहां पे बताना होगा कि हमने क्या चेंज किया है और क्यों चेंज किया है। दूसरा कहते हैं कि सर आप जो चिट्ठी भेज रहे हो वो तो भेजो ही, साथ में आप पब्लिक एडवर्टीजमेंट दोगे, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऐड निकलेगा और एक लोकल न्यूज़पेपर में ऐड निकलेगा, ठीक है। और तीसरा बोलता है कि सर ये जो चिट्ठी जाएगी इन्वेस्टर के घर पर, उसके अंदर में लिखा होगा कि भाई अगर आपको हमारे बताए हुए चेंजेस से कोई परेशानी है, अगर आप खुश नहीं हो, तो आप अगर चाहो तो अपना पैसा 30 दिन के अंदर में निकाल सकते हो। इन 30 दिनों में अगर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा निकालता है, तो हम उसको कोई रकम का एग्जिट लोड चार्ज नहीं करेंगे। देयर विल बी a 30 day विंडो, विच विल बी एन एग्जिट लोड फ्री विंडो, जहां पर एक इन्वेस्टर चाहे तो अपना पैसा निकाल सकता है। तो अगर कभी, बहुत ही ऐसे रेयर केसेस में देखने को मिलता है कि कभी बुनियादी बातें चेंज करनी हो, तब कर सकते हो। अभी SAI के अंदर में, जैसा मैंने आपको कहा कि एक्स्ट्रा बातें जो हैं वो बताई जाती हैं। बेसिकली जो एक स्कीम का ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स है वो आपको जनरली यहाँ देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल स्कीम के स्पॉन्सर, AMC, ट्रस्टी, कस्टोडियन, RTA कौन है, वो आपको SAI में जानने को मिलेगा। वैल्यूएशन नॉर्म्स की स्कीम अपना NAV कैसे कैलकुलेट करती है, स्कीम के टैक्सेशन किस हिसाब से आएंगे, स्कीम के अंदर में अगर कोई बंदा नाखुश है तो वो कैसे अपना ग्रीवियंस रेज करेगा, ये सब कुछ SAI के अंदर में देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट है KIM, और जैसा मैंने आपको कहा कि ये शॉर्ट में 15 पन्ने में एक तरह से ब्रोशर बना के दिया है एक स्कीम के बारे में, एंड जनरली लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये बड़ा ही इन्वेस्टर फ्रेंडली तरीके से बनाया जाता है। आपको मुख्य बातें जो देखने को मिलती हैं कि एक स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसमें कितना रिस्क है, लोड फीस क्या है, एसेट एलोकेशन कैसे होगा, और स्कीम का बेंचमार्क क्या है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये याद रखिएगा कि KIM आपको मैंडेटरली साथ में दिया जाएगा म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर को समझ में आए कि वो क्या कर रहा है। KIM को हर साल एक बार अपडेट करना जरूरी है, लेकिन अगर मान लो आपने कोई मटेरियल चेंज किया है या कोई फंडामेंटल एट्रीब्यूट अगर चेंज हुआ है, तो आपको अपना KIM जो है वो संग संग उसको अपडेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स की। तो म्यूचुअल फंड वालों को अपने वेबसाइट पर और एमफी की साइट पर हर रोज हर स्कीम का NAV बताना होता है। सिमिलरली डेली बेसिस पर हर स्कीम को अपना एक्सपेंस रेशियो बताना होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो।
हर महीने के खत्म होने के 3 दिन के अंदर में हर स्कीम को अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करना होता है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साल में एक बार अपडेट करने होते हैं, और एनुअल रिपोर्ट भी साल में एक बार अपडेट करना होता है। दीज आर सम ऑफ द मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। अच्छा, एक और डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं फैक्ट शीट, एंड दीज आर लाइक important document which is available with almost every distributor. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी क्लाइंट को HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करनी है, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का आपको एक पन्ने का ब्यौरा चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप फिनोमेटिक ऐप खोलोगे, ऊपर में सर्च बटन है, सर्च बटन पर जाके खाली लिखो HDFC फ्लेक्सी कैप, आपको एक सामने रिपोर्ट आ जाएगी, आप उसका PDF बना करके आप उसको क्लाइंट को शेयर कर सकते हो। तो उस एक पन्ने के अंदर में हमको देखने को मिलेगा कि सर ये पैसा कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, इसके टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है, टॉप 10 सेक्टर्स क्या है, इसका पास परफॉर्मेंस क्या है, इसके एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड मैनेजर कौन है, ये सब कुछ आप एक पन्ने में देख पाओगे। इसको हम कहते हैं फैक्ट शीट। अच्छा, कुछ इन्वेस्टर के ड्यूटीज हैं रिगार्डिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में भी ध्यान दे दीजिए। पहला बोलता है कि जब हम कह रहे हैं कि प्लीज रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली, तो ये बात याद रखिए, खाली ये मतलब ये एक लीगल जार्गन नहीं है कि अपने आप को बचाने के लिए हम ये बात कह रहे हैं। इट इज एक्चुअली योर फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, कि आपको अगर आपके साथ कभी कोई गलत ना हो, इसके लिए एटलीस्ट कुछ करो ना करो, एटलीस्ट उस KIM को आप जरूर पढ़ो। ठीक है, इन्वेस्टर को समझ में आता है कि भाई आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसमें क्या रिस्क है, क्या रिटर्न्स है, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, एक्सपेंस रेशियोज का, ये सब कुछ आपको इस इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू देखने को मिल जाती है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं। सर, आपने 2 महीने बाद पैसा निकाल दिया, आपका पैसा एग्जिट लोड करके आ गया। आपने सोचा था कि भाई मैं तो 80C में बेनिफिट लेने के लिए मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो हिसाब से ELSS में लगाना चाहिए था, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने लार्ज कैप में लगा लिया, 80C का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। राइट। आपको पता ही नहीं था कि सर अगर मैं स्मॉल कैप में पैसे लगा रहा हूँ तो यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिल सकती है। आपने तो सोचा कि सर FD जैसे रिटर्न मिलेगा। राइट। और कुछ भी जो की चेंजेस होती हैं, जैसे फंड की स्ट्रेटजी में कुछ चेंज हो रहा है, एक्सपेंस रेशियो कुछ चेंज हो रहा है, तो वो सब आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में ही पढ़ने को मिलेगा। सो हम हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को ये KIM जो है या फैक्ट शीट जो है वो जरूर से पढ़नी चाहिए। राइट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 जैसा मैंने कहा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था। इट वॉज सिंपल चैप्टर, इजी चैप्टर, 15 मिनट चैप्टर। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इससे। मोटा मोटा याद रखना कि SID SAI किम क्या होता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट क्या होता है, फैक्ट शीट क्या होता है। मोटा मोटा इसमें से क्वेश्चंस आपको चैप्टर 5 में देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 विथ यू। और चैप्टर नंबर 6 जो है ना, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी विल बी डूइंग। मतलब कि आप सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने आ रहे हो, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन बन सकता है, वो कैसे काम करेगा, उसका इनकम कहाँ कहाँ से आ सकता है, यही कुछ इस चैप्टर में बोला गया है। सो अनदर 15 मिनट चैप्टर ओनली, आई वुड वांट यू टू पे योर अटेंशन ओवर हियर, कि इस चैप्टर नंबर 6 में हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं इसके बारे में बात करने आए हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बना जाए, उसकी आमदनी कैसे होती है, एंड लास्ट में हम समझेंगे ड्यू डिलिजेंस, नॉमिनेशन और चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। ठीक है, तो आइए पहले हम समझते हैं कि सर डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत क्या है। व्हाई इज इट दैट डिस्ट्रीब्यूटर इज नीडेड। अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के अंदर में जो पोर्टफोलियो है वो तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज कर रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ही वो इंपॉर्टेंट कड़ी है जिसके भरोसे पर इन्वेस्टर अपना पैसा टिका के रखा है। ठीक है, सो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा हो तो वो हमेशा क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा, उसके गोल समझेगा, उसके गोल्स के अनुसार जो स्कीम उसके लिए सूटेबल है उसको वही स्कीम्स में पैसे लगवाएगा, उसको क्लियर कम्युनिकेशंस करेगा, उसको टाइम टू टाइम अवेयर करेगा, उसको जो भी सपोर्ट चाहिए, कभी स्टेटमेंट चाहिए तो कभी उसको टैक्स रिपोर्ट चाहिए, वो सारे स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करेगा। और टाइम टू टाइम जो भी रेगुलेटरी कंप्लाइंस पूरे करने की होती है वो सब काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, डिस्ट्रीब्यूटर वो काम करके देता है। सो जैसा मैंने कहा, सूटेबिलिटी मैप करना, कि अगर क्लाइंट अग्रेसिव प्रोफाइल का है तो उसको क्या टाइप का फंड देना चाहिए, वर्सेस अगर क्लाइंट अगर कंजर्वेटिव प्रोफाइल का तो उसको क्या देना चाहिए।
ये सूटेबिलिटी मैपिंग का काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, जो हम और आप करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी किसी भी क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कराने से पहले हमारे ऐप में जो रिस्क प्रोफाइलिंग टूल है उसको आप जरूर से फॉलो करिएगा, राइट। सेकंड बोलता है कि सर डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कराने से पहले आपको क्लाइंट का केवाईसी करना होगा, राइट। क्लाइंट का आपको एनएससी के प्लेटफॉर्म पर आईआईएन क्रिएट करना होगा। तो ये काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है। ऑनबोर्डिंग पूरे प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूटर कराता है। और उसके बाद में जो पोस्ट सेल सर्विस है कि क्लाइंट को ऐप लॉगिन करा दो, उसको फंड हाउस का स्टेटमेंट निकाल के दे दो, कल को क्लाइंट बोलेगा मेरे को बैंक चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है, तो ये सब काम जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर करके देता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, रोल है। अगर मैं कहूँ तो इन्वेस्टर के जेब में पैसा है, फंड मैनेजर स्कीम के अंदर में उस पैसों को मैनेज करता है, लेकिन इन्वेस्टर और फंड मैनेजर को मिलाने के बीच में काम होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, जो इन दोनों को आपस में मिलवाता है। अगर मैं कहूँ कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल भी होते हैं, नॉन इंडिविजुअल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब फिनोमैटिक के साथ काम कर रहे हो, तो फिनोमैटिक का लाइसेंस जो है वो हितेश जैन के नाम से नहीं है, वो लाइसेंस फिनोमैटिक के नाम से है, विच इज अ कंपनी फॉर्मेट, इट्स अ नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर। तो जनरली आप देखोगे कि जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते हैं उनको हम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। वर्सेस देयर आर कंपनीज हु आर वर्किंग इन अ बिगर फॉर्मेट, दे आर नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स। लाइक फॉर एग्जांपल आज के दिन आप देखते हो कि एसबीआई बैंक जो है वो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड बेचता है, एचडीएफसी बैंक जो है सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड बेचता है। तो वो कौन है? वो भी तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही है। भले ही वो बैंक है बट वो अल्टीमेटली एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही है। उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, खाली फर्क ये है कि आप एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो एक नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो जनरली देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर को एक छोटे से टेरिटरी में, आप अपने पाड़े में या अपने लोकेलिटी में आप काम करोगे, वर्सेस जो नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो काफी बड़ा प्रेजेंस रखते हैं। तो एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर जनरली 100 200 500 क्लाइंट मैनेज कर सकता है। बट फॉर एग्जांपल फिनोमैटिक टुडे हैज गॉट मोर देन अबाउट 50,000 इन्वेस्टर्स, राइट। रिसोर्सेज की बात करें तो एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, उसके पास में कोई बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं होती है। वर्सेस नॉन इंडिविजुअल वाले जो हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, एडवांस्ड वे में काम करते हैं। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर जो रकम का सर्विस दे सकता है, जो पर्सनल टच एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर दे सकता है, वो जनरली आपको नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर में नहीं देखने को मिलता है। इतना याद रखिएगा कि दोनों के केस में उनको एआरएन होल्डर होना मैंडेटरी होता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। तो जनरली देखा जाता है कि अगर कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो मान लो कोई एक स्टेट में काम कर रहा है या 2-3 स्टेट्स में काम कर रहा है, मान लो सिर्फ ईस्ट जोन में काम कर रहा है, या मान लो सिर्फ बंगाल के 8-10 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, तो उनको हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, राइट। और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो कई सारे स्टेट्स में काम हो रहे होते हैं, जिनका मल्टीपल जगह पे प्रेजेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के दिन फिनोमैटिक खाली बंगाल में काम नहीं कर रहा है, फिनोमैटिक आज के दिन लगभग लगभग 14 स्टेट्स में काम करता है। हमारे देर आर मोर देन 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर वर्किंग ऑन फिनोमैटिक्स प्लेटफॉर्म पैन इंडिया। सो दैट इज वेयर वी वुड बी टर्म्ड मोर एज ए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नाउ। ठीक है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि म्यूचुअल फंड खरीदने के तरीके क्या क्या हैं, तो एक तरीका होता है डायरेक्ट में जाके म्यूचुअल फंड खरीदना, और एक तरीका होता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से म्यूचुअल फंड खरीदना। सो जब आप किसी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से अगर आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, मान लो आपने ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदा, तो वहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं है, आप डायरेक्ट जा करके अपना स्कीम तय कर रहे हो और आप उसको खरीद रहे हो। ये होता है डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको खुद से मेहनत करनी है, आपको खुद से सोचना है कि भाई आपके लिए कौन सा स्कीम सूटेबल है। लेकिन वहीं अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जब जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक के थ्रू कर रहे हो या फिनोमैटिक के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो वहां पर आपको क्या स्कीम आपके लिए सूटेबल है, पेपर वर्क कराना है, ट्रांजैक्शन कराना है, आफ्टर सेल सर्विस देनी है, ये सब काम आपको डिस्ट्रीब्यूटर करके देता है। और डिस्ट्रीब्यूटर इसी काम के लिए जो पैसे चार्ज करता है, वो पैसे उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी से एज अ कमीशन मिलते हैं। तो these are two different types of distribution models. One is that you can go direct or you can go via a agent.
वैसे ही अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है फिजिकल या डिजिटल भी होते हैं। फिजिकल मतलब अगर आप कोई फिजिकल फॉर्म भर करके लाइन में लग करके फॉर्म जमा करके आते हो और उसके बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये फिजिकल फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जनरली ये आपको छोटे शहरों में देखने को मिलेगा, या कुछ पुराने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो पिछले 20-25 साल से काम कर रहे हैं, जो समय के अनुसार नहीं बदलते हैं और आज भी पेपर फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। दैट इज फिजिकल मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और वही डिजिटल मोड में क्या है कि सर देर आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल आप जब फिनोमेटिक के साथ काम करोगे तो आप अपने घर बैठे बैठे क्लाइंट का केवाईसी आईएन वगैरह सब कुछ कर दोगे, राइट। सो दैट इज अ डिजिटल फॉर्मेट। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस, रिपोर्टिंग सब डिजिटल होता है, ठीक है। अच्छा, B30 क्या होता है इसको लेके आपको बता देता हूँ। इंडिया में सेबी ने भारत को दो भाग में बांटा है। एक है T30, एक होता है B30। T30 मतलब होता है इंडिया के पहले टॉप 30 शहर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के सबसे बड़े 30 शहर कौन से होंगे? बॉम्बे होगा, दिल्ली होगा, कलकत्ता होगा, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब टॉप 30 सिटीज में आते होंगे। लेकिन इसके बियॉन्ड जो भारत बसता है उसको हम B30 यानी कि बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बंगाल का नक्शा सामने रखूं, तो बंगाल के नक्शे में सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता एक ऐसा शहर है जो कि टॉप 30 सिटीज ऑफ इंडिया में आता है। लेकिन कलकत्ते के बाहर जितने शहर हैं, फॉर एग्जाम्पल दुर्गापुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी, बर्दवान, मिदनापुर, ये सब जो है ये सब बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज के अंदर में आते हैं। सेबी चाहती है कि छोटे छोटे शहरों में, गांव गांव के अंदर में म्यूचुअल फंड का प्रेजेंस बढ़े। और इसी के लिए सेबी ने पहले B30 लोकेशन से कस्टमर को लाने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन भी दिया था, जिसको हम कहते थे B30 कमीशंस। बट आज के दिन ये B30 कमीशंस अभी नहीं मिलता है, अभी ये होल्ड पर है। हो सकता है कि आने वाले समय में सेबी इसको जल्द ही फिर से चालू करेगी, बट एज ऑफ टुडे B30 कमीशंस आर नॉट गिवन, ठीक है। B30 के माध्यम से ही ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन करना पॉसिबल था। ओके, अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोई कैसे बनता है इंसान। तो जैसे कि ये आप सब समझते हो कि आप लोग सब आज मुझे ट्रेनिंग में सुन रहे हो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि सर NISM का सीरीज 5A वाला जो एग्जाम है हमें वो पास करना है। अभी इतना याद रखिएगा कि NISM का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये एक एजुकेशनल संस्था है सेबी के अंडर में, जो कि फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में काम करना है तो आप सीरीज 5 में दे दीजिए। अगर आपको SIF में काम करना है तो आप सीरीज 13 दे दीजिए। अगर आपको PMS AIF में काम करना है तो आप सीरीज 21 दीजिए। आपको RIA बनना है तो सीरीज 10 दीजिए। डेरिवेटिव पास करना है सीरीज 6 दे दीजिए। तो यहाँ पर कम से कम 25 अलग अलग रकम के एग्जामिनेशन हैं, ठीक है। तो NISM वो संस्था है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में ये एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तो आपको उसमें के 25 पेपर आपको नहीं क्लियर करने हैं, आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो 5A पेपर है वो आपको पास करना है, ठीक है। उसी के लिए आप लोग सब ट्रेनिंग ले रहे हो, आप लोग सब तैयारी कर रहे हो, राइट। एग्जाम पास करने के बाद, मतलब आप जब एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर लाना होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है। आप एक ऑनलाइन एग्जाम देते हो, सेंटर में जाते हो, वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, आपको उसमें से सही जवाब देना है। 2 घंटे का समय रहता है। आपने जैसे ही लास्ट में एग्जाम का सबमिट बटन डाला, सामने सामने आपका स्कोर निकल के आ जाता है कि आप पास हुए कि फेल हुए, ठीक है। तो अगर आप पास हो जाते हो, जो कि 99% आप लोग सब पास हो जाओगे, तो पास होने के बाद में फिर आप जाते हो एमफी के पास में अपना ARN लेने के लिए। हमने पिछली क्लास में समझा था कि एमफी कौन है। एमफी इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ठीक है। और इनका मेन मकसद क्या है, इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर देना, यानी कि एमफी की सदस्यता लेना, ठीक है। तो अगर आपको इंडिया में लॉन्ग टर्म में लीगली म्यूचुअल फंड बेचना है, तो आपको इस संस्था का पार्ट होना पड़ेगा। आपके पास में अपना ARN नंबर होना मैंडेटरी है, ठीक है। अभी जब आपका ARN नंबर निकल जाता है, उसके बाद आप अगर चाहो तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ में डायरेक्टली काम कर सकते हो। मतलब आप SBI म्यूचुअल फंड में जाके बोल सकते हो कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमने एग्जाम पास कर लिया, हमारे पास लाइसेंस है। या फिर आप लेट्स से किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर लाइक फिनोमैटिक वगैरह के साथ में काम कर सकते हो।
एक बात आपको जरूर बोलना चाहूंगा, नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, कि कई बार लोग सोचते हैं कि सर जब एग्जाम पास कर ही दिया है तो हम डायरेक्टली फंड हाउस में काम कर लेते हैं, व्हाई डू वी रिक्वायर समबडी लाइक अ फिनोमैटिक टू वर्क विथ। या किसी के मन में ये सवाल आता है कि सर अगर मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में काम करूंगा तो मुझे कम कमीशन मिलेगा कंपेयर टू कि जो अगर मैं डायरेक्टली काम करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको दो तीन बातें पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला ये होता है, अगेन नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस बट लेट मी टॉक अबाउट इट फॉर 2 मिनट्स, कि एज आई सेड, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि सर एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे फर्क क्या होता है, कि सर द टेक्नोलॉजी सपोर्ट दैट यू कैन गेट फ्रॉम अ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर इज अ मच बेटर टूल देन यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में एग्जाम पास करके अगर आप फंड हाउस में काम करने जाते हो और आपके कस्टमर ने कहा कि भाई मुझे 10,000 रुपए की एसआईपी करनी है, आपने कहा कि भाई मैं 5 फंड हाउस में आपके पैसे लगाऊंगा, तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कैसे काम करोगे? आप उसको 5 फंड हाउस का फॉर्म रखोगे कि सर ये रहा एसबीआई का फॉर्म, ये एचडीएफसी का फॉर्म या आईसीआईसीआई का फॉर्म। सामने क्लाइंट 5 फॉर्म को साइन करेगा, 5 फंड हाउस के नाम पे चेक लिख के देगा, और आप जाओगे पांचों फंड हाउस के दफ्तर में लाइन लगा के अपना फॉर्म जमा करोगे और इस तरह से आप काम करोगे। कल को क्लाइंट अगर कह दिया कि भाई मुझे पैसे निकालने हैं, तो आप फिर से क्लाइंट से एक रिडेम्पशन फॉर्म साइन कराओगे और फंड हाउस में आके जमा करके आओगे। तो बहुत ही भागा दौड़ी माथा पच्ची का काम है, राइट। और वहीं जब आप एक फिनोमेटिक जिस संस्था से आप काम करते हो, तो सबका सब काम आप फिनोमेटिक ऐप के थ्रू काम करते हो, कि फिनोमेटिक ऐप के थ्रू ही आप क्लाइंट का केवाईसी भी कर दोगे, उसी के थ्रू आप क्लाइंट का आईएएन क्रिएट कर दोगे, और पांचों फंड हाउस में खुद से ही आप ट्रांजेक्शन भेज दोगे। कल को क्लाइंट को आपको सर्विस देनी है तो आप उसको ऐप पकड़ा दोगे, आपको जो रिपोर्ट चाहिए आप खुद से निकाल के दे सकते हो, और कल को अगर क्लाइंट बोलता है कि भाई पैसे निकालने हैं, तो आप उसको ऐप से रिडेम्पशन का एक लिंक भेजोगे, उसके बेसिस पे उसका रिडेम्पशन हो जाएगा, राइट। अब कई लोग सोचते हैं कि सर देखो ये सब करने के फायदे तो हैं बट नुकसान ये है कि हमें कमीशन कम मिलता होगा। तो दोस्तों ये बात भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड इज डिफरेंट फ्रॉम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में जैसे आप जानते हो कि एलआईसी के अंदर में लेट से कोई आदमी साल का 12 पॉलिसी करता है और लेट से कोई एक आदमी एमडीआरटी करता है, दोनों को तो सेम अमाउंट ऑफ कमीशन मिलता है, राइट। तो क्या म्यूचुअल फंड में भी फिक्स्ड कमीशन स्ट्रक्चर है? आंसर इज नो। आप देखिएगा कि लेट से अगर आप एक एसबीआई ब्लू चिप फंड बेचने जा रहे हो जिसका एक्सपेंस रेशियो मान लो 1.6% है, तो वो एसबीआई ब्लू चिप फंड को जब एक नॉर्मल छोटा डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट टाइमर इन द इंडस्ट्री जब वो एसबीआई के पास जाता है और कहता है कि भाई मुझे ये स्कीम बेचना है, तो उसको एसबीआई म्यूचुअल फंड वाले 50 पैसा यानी कि लेट से 0.5% ऑफर करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 1.6 है, वो उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखते हैं। लेकिन वहीं पर जब फिनोमैटिक जैसी एक संस्था जो 1200 करोड़ रुपए मैनेज कर रही है, जब वो बेचने को आती है, तो फिनोमैटिक को वही सेम स्कीम बेचने के लिए 1% का कमीशन ऑफर किया जाता है। तो अगर फिनोमैटिक को अगर 1% मिल रहा है और फिनोमैटिक अगर आपको शेयरिंग करके भी कमीशन दे रही है, तो भी आपके अकाउंट में कुछ 60 65 पैसे आएंगे, विच इज बेटर देन व्हाट यू आर गेटिंग व्हेन यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों मेरा कहना है कि देर आर मेनी एडवांटेजेस एंड ऑफ वर्किंग विद अ प्लेयर लाइक अस। बट मेरा जो मानना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बस आप अपने इंडस्ट्री में बड़ा काम तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपर नॉलेजेबल होंगे, और ये नॉलेज के लिए आपको ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो कि आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में शायद कभी नहीं मिल पाएंगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट व्हेन यू कम टू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस यू विल फाइंड लॉट ऑफ ट्रेनिंग सपोर्ट। एनीवेज ये टॉपिक पे मैंने आपको 5 मिनट बात की। एक और बात आपको कहता हूँ कि सर जब आप लाइसेंस लेते हो आपका लाइसेंस 3 साल के लिए वैलिड होता है। 3 साल के बाद में क्या आपको फिर से एग्जाम लिखना पड़ेगा? आंसर इज नो। आपको फिर से एग्जाम नहीं लिखना है। आपको सिर्फ एक सीपीई, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, ये एक वेबिनार, ये एक ट्रेनिंग होता है जो कि आपको अटेंड करना होता है। फिजिकल में भी अटेंड कर सकते हो, डिजिटल में भी घर बैठे बैठे अटेंड कर सकते हो। लाइसेंस एक्सपायर होने के 6 महीने पहले से आपको ये ट्रेनिंग लेनी होती है। आपने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, आपका सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा अगले 3 सालों के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। कंप्लायंस की बात करता हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कहता है कि देखो आप जो भी काम करोगे आप ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और फेयरनेस के साथ काम करो, कभी मिस सेलिंग मत करो। क्लाइंट को वैसा ही स्कीम्स दो जो उसके रिस्क प्रोफाइल से सूटेबल हो। क्लाइंट का इंफॉर्मेशन को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखो, ये नहीं कि आप उसका आधार कार्ड पैन कार्ड बांटते फिर रहे हो। क्लाइंट को हमेशा आप क्या कमीशन कमा रहे हो ये क्लाइंट को बताओ। जी हाँ,
हमारे इंडस्ट्री में कहा गया है कि सर यू आर सपोज टू डिस्क्लोज वॉट एवर अर्निंग्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम अ क्लाइंट टू द क्लाइंट, ठीक है, एंड यू शुड कंप्लाई विद ऑल द सेबी एंड एमफी रेगुलेशंस व्हिच कम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये तो हो गया कोड ऑफ कंडक्ट। क्या नहीं करना चाहिए, रेड फ्लैग प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस क्या है, कि सर आप कभी भी गारंटी रिटर्न तो बोल के गलती से ही मत आ जाइएगा, मिस सेलिंग कभी मत करिएगा। आप कहोगे कि सर हमको क्या कमीशन मिलता है ये हम छुपाएंगे, हम नहीं बताएंगे, क्लाइंट पूछेगा तो भी नहीं बोलेंगे, ऐसा मत करिए, सेबी कहती है बताने के लिए। आप क्लाइंट का पोर्टफोलियो को चर्न कभी मत करिएगा कि आज ये एनएफओ आया हुआ है तो पैसा यहाँ डाल दिया, कल को घुमा के दूसरे एनएफओ में डाल दिया, ये सब काम कभी मत करिएगा। क्लाइंट के अकाउंट में कभी गलती से भी आप साइन मार के कोई फॉर्म जमा कर दिए, ये सब काम बिल्कुल मत करिएगा। और क्लाइंट के अकाउंट से कभी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस कभी मत करिएगा। सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच वी ऑल नो वी शुड नॉट बी डूइंग, नो वन वुड बी डूइंग। ओके, अब यहाँ पे बात होती है कि सर अगर आप जब काम करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड से ट्रेल कमीशन मिलता है। ट्रेल कमीशन आई एम श्योर आप सबको पता है, बट फिर भी जिनको नहीं पता मैं उनको बोल देता हूँ कि ट्रेल कमीशन इज वन इनकम दैट यू विल बी गेटिंग टिल द टाइम द क्लाइंट इज इन्वेस्टेड। सो आपने किसी क्लाइंट से 1 लाख रुपए का निवेश कराया और क्लाइंट ने अगले 10 साल तक पैसा नहीं निकाला, तो 10 साल में 120 महीने आएंगे और आपको 120 बार कमीशन मिलेगा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और दूसरा बात याद रखिएगा ट्रेल कमीशन का, कि ट्रेल कमीशन पे आपको कमीशन मिलता है आपके एयूएम पर, ना कि आपके चेक के वैल्यू पर। मतलब ये कि अगर आपने क्लाइंट से 1 लाख का चेक लिया और देखा गया कि 10 साल में वो 1 लाख बढ़ के अगर 3 लाख रुपए हो गया, तो आप क्लाइंट से 3 लाख पे कमीशन कमाओगे 10वें साल में, ना कि 1 लाख पर। तो जितना क्लाइंट का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, जितना क्लाइंट प्रॉफिट कमाएगा, उतना ही आपका कमीशन भी बढ़ेगा, ठीक है। ट्रेल कमीशन में आपको महीने महीने पैसे मिलते हैं, तोड़ तोड़ के पैसे मिलते हैं। एक और प्रोविजन दिया गया है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर एक एसआईपी कार्व आउट होती है कि भाई आप 3 साल का जो आपको कमीशन मिलने का है एक एसआईपी पे, आप चाहो तो उसको डे वन पे एक साथ ले सकते हो, ठीक है। उस पे भी लिमिट है कि सर 3,000 रुपये महीने की एसआईपी, उससे ज्यादा अगर एसआईपी होगी तो उसका आप अपफ्रंटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए खाली होती है, और आप मैक्सिमम 1% एनुअली के हिसाब से आप पैसा उठा सकते हो। बट बिलीव मी मैक्सिमम लोग ये काम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिकवरी क्लॉज होती है, इन द सेंस कि आपने 3 साल का कमीशन एक बार में उठा दिया और क्लाइंट ने 6 महीने बाद अगर एसआईपी बंद कर दी, तो जो आपको 2.5 साल का कमीशन एक्स्ट्रा दिया था वो प्रोपोर्शनेटली क्लॉ बैक हो जाएगा। इसके लिए ये अपफ्रंट करके कमीशन कोई इंडस्ट्री में नहीं लेता है। वन टाइम ट्रांजैक्शन चार्जेस का प्रोविजन है कि आप क्लाइंट से नया केवाईसी कराने का 150 रुपया चार्ज करा सकते हो, और 10,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन करने के लिए आप उससे 100 रुपया चार्ज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा पैसा है जो कि डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होगा और आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट से 1 लाख रुपए का चेक लिया और आपने उसका केवाईसी कराया और फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन कराया, तो आप 250 रुपये काट सकते हो, 250 रुपये आपके अकाउंट में चले जाएंगे और बाकी 99,750 रुपीज जो है वो क्लाइंट का इन्वेस्ट होगा, ठीक है। आज के दिन मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ये चार्ज नहीं लेते हैं, बिकॉज सेबी का रेगुलेशन है कि आप जब एआरएन अप्लाई करते हो उस समय आपको बताना होता है कि आप इस ट्रांजैक्शन चार्जेस के लिए ऑप्ट इन करोगे या ऑप्ट आउट करोगे। ऑप्ट इन का मतलब होता है कि अगर आपने कहा कि मैं ये चार्जेस लगाऊंगा, तो आपको हर कस्टमर पे ये चार्ज लगाना होगा, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, आपको हर फंड हाउस में चार्ज लगाना होगा। अब जनरली क्या होता है कि सर मेरे पास में कुछ बड़े बड़े कस्टमर्स भी हैं जो 10 लाख का चेक दे रहे हैं, और मैं 150 रुपया 100 रुपया काट दूं, देखने में बड़ा ऑड लगेगा, है ना। तो इसके लिए 99% डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाते। तो यहाँ पर ट्रेल कमीशन का एक इलस्ट्रेशन दिया गया है कि मान लीजिए आपने किसी कस्टमर से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कराए, तो पूरा अगस्त का महीना निकल गया। आप देखो अगर एजेंट को 1% कमीशन अगर मिलती है, तो पहले दिन जब आपका फंड वैल्यू 10 लाख का था, तो 10 लाख इंटू 1%, 1% पूरे साल की कमाई है, तो आपके उस दिन की कमाई क्या है, डिवाइड बाई 365 कर दीजिए, 27 रुपए 40 पैसे। अगले दिन देखा गया कि मार्केट थोड़ा सा प्लस में था, तो आपका 10 लाख का वैल्यू बढ़ करके 10,02,700 रुपये हो गया, तो आपका कमीशन भी जो है 27 रुपए 40 पैसे की जगह 27 रुपए 47 पैसे हो गया। वहीं अगर मार्केट गिर गया
अगर 10 लाख की कीमत 9,90,000 हो गई तो आपको 9,90,000 पे कमीशन 27 रुपए 15 पैसे आएगा। तो इस तरीके से 30 दिन में 30 बार कमीशन आ रहा है, जो कि जुड़ करके लास्ट में आपको 850 रुपए का कमीशन मिल रहा है। तो ये याद रखिएगा, ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला होता है कि आपका जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है उस पर आप अपना कमीशन रेट मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड बाई 365 करते हो, दैट इज योर ट्रेल कमीशन। ठीक है। अच्छा, अभी सेबी कमीशन डिस्क्लोजर्स के बारे में कहता है कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको क्या कमीशन मिल रहा है ये फंड हाउस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का डेफिनेशन सेबी ने दिया कि जो इन चार में से एक कैटेगरी में फॉल करते हो, जिनका या तो 20 जगह पे ऑफिस है, या फिर जिनका 100 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, या फिर जो फंड हाउस से साल का 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, या किसी एक फंड हाउस से साल का 50 लाख रुपया कमाते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर इन चार कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में फॉल करता है तो वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा। और ऐसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को फंड हाउस ने क्या कमीशन दिया है वो इन्वेस्टर को बताना मैंडेटरी है। Disclosure must be as per the prescribed format of SEBI. It should be provided at the time of investor onboarding. कि इन्वेस्टर को आप जब सिस्टम में ऑनबोर्ड कर रहे हो, ट्रांजेक्शन करा रहे हो, तो जो स्टेटमेंट आपने दिया, स्टेटमेंट में इन्वेस्टर को मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर को आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर से क्या कमीशन मिला। अप्लाइज टू बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर अचीविंग दिस क्राइटेरिया। आप भी जानते हो कि अगर इस चार क्राइटेरिया की बात करूं तो फिनोमेटिक ऑलमोस्ट चारों क्राइटेरिया में क्वालिफाई करती है, इसलिए फिनोमेटिक को भी क्या कमीशन मिलता है ये इन्वेस्टर को डिस्क्लोज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एमफी का एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस भी होता है, अगेन विद द सेम सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैंने कहा पिछले स्लाइड में कि ये चार बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एमफी हर साल, हर 3 साल में एक बार उनका ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करती है। बेसिकली वो ये ऑडिटर को भेजती है हमारे ऑफिस में और कहती है कि भाई जाके चेक करो कि जो जो काम आपको करने को कहा गया था आपने वो किया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक्सपेक्टेशन था कि आप क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग करोगे, आप क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कराते वक्त सूटेबिलिटी चेक करोगे, आप क्लाइंट को प्रॉपर सेल सर्विस दोगे, कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो ये सब काम आपने किया है कि नहीं किया है ये एमफी के ऑडिटर्स आकर के हमारे ऑफिस में चेक करते हैं। तो दिस इज अ ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज, राइट। अच्छा, अभी ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और आरआईए क्या होता है इसको भी जान लीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कभी कभार कि हम लोग जब एनआईएसएम 5A का एग्जाम पास करते हैं तो हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, जहां पर हम लोग रेगुलर प्लान सेल करते हैं और हमें हमारा कमीशन फंड हाउस के थ्रू मिल जाता है, राइट। लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो कि खाली डायरेक्ट प्लान सेल करते हैं, वो रेगुलर प्लान सेल नहीं कर सकते। उन्होंने एनआईएसएम 21 की एग्जाम पास की है, राइट, और उनको हम RIA यानी कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहते हैं। अब क्योंकि ये बंदे डायरेक्ट प्लान बेचते हैं तो इसके लिए फंड हाउस इनको कमीशन नहीं देती है। तो जहां फंड हाउस से कमीशन नहीं मिलता है तो ये लोग अपना घर चलाते हैं क्लाइंट से फीस चार्ज करके। So it's like they tell the client, कि boss, if I'm managing 10 lakh rupees for you, you give me a fees of 10,000 rupees. So that is how RIAs work. RIAs cannot earn any commission. They are a fee only model. बट अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बात करूं तो इंडिया में RIA मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं है। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे आपकी तरह MFD होते हैं। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट जहाँ पे कह रहे हैं कि सर देखो, म्यूचुअल फंड में ना नॉमिनेशन अलाउड है फॉर कमीशंस। मतलब कि देखो, आप जानते हो कि ये जो धंधा है ये लॉन्ग टर्म का धंधा है। आप लोग अभी मान लो 40s में हो, 50s में हो, आप सोचते हो कि यार अगले 10 साल जम के काम कर लेते हैं, 10 साल में अपने कुछ 20-25 करोड़ का ईएम बना लेंगे, फिर घर बैठे बैठे महीने का लाख रुपए का इनकम आ जाएगा, बुढ़ापा ठीक से गुजरेगा। अभी आपने इतनी मेहनत करके 25 करोड़ रुपए का ईएम खड़ा भी कर लिया फिनोमैटिक के साथ अगले 10 साल में, कल को भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, तो आप तो चाहोगे ना कि यार ये मेरा बना बनाया बिजनेस जो था इस पे जो मुझे इनकम आती थी ये मेरे वाइफ को मिल जाए या मेरे बच्चे को मिल जाए। तो दैट इज व्हाट इज देयर कि सेबी अलाउ करता है, एमफी अलाउ करता है कि ये जो ट्रेल कमीशन जो है ये आपके नॉमिनी को इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटर के डिमाइस के बाद द नॉमिनी कैन कंटिन्यू रिसीविंग द कमीशंस। डिक्लेरेशन देना पड़ता है, वन लीगल नॉमिनी कैन बी अप्लाइड, नॉमिनी के डिटेल्स देने होते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि नॉमिनी नया सेल नहीं कर सकता है, अगर वो नया सेल करना चाहता है तो उसको एमफी का एग्जाम एनआईएसएम 5 में पास करना पड़ेगा। बट अदरवाइज जितने एसेट्स
आपने बना के रखे थे उसके ऊपर में उसको कमीशन लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, अगेन ये एक है कि अगर म्यूचुअल फंड आपने अपने क्लाइंट को अप्रोच किया, उसने कहा कि देख भाई मेरा इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी एक बैंक के थ्रू किया हुआ है, आप अगर चाहो तो उस इन्वेस्टमेंट को अपने अंडर शिफ्ट करा सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू साइन द चेंज ऑफ, द क्लाइंट विल हैव टू साइन द चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म। इस पे अब 2 दिन पहले एक नया सर्कुलर आया था जहां कहा गया है कि आप अगर कभी ऐसा चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कराओगे तो 1 साल तक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। पहले ये वेटिंग पीरियड 6 महीने का था, बट फ्रॉम 11th ऑफ जनवरी, फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त, दिस वेटिंग पीरियड हैज नाउ बीन इंक्रीज फ्रॉम 6 months to 12 months। तो 12 महीने के बाद आपको कमीशन देना चालू कर देंगे। इसके लिए आपको पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से कोई एनओसी लेकर के नहीं आना है, आप अपना इन्वेस्टर साइन करा के डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर चेंज खाली रेगुलर प्लान का होता है, डायरेक्ट प्लान का नहीं होता है। इन्वेस्टर का चॉइस है कि वो पूरा का पूरा फोलियो आपको शिफ्ट कर सकता है या किसी फोलियो का कोई एक पर्टिकुलर स्कीम एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास में शिफ्ट कर सकता है, राइट। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। हमने जितना कुछ पढ़ा आज चैप्टर 2, 5 and 6 कंप्लीट किया। ओके, अभी प्रश्न जी पूछ रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ डूइंग एप्लीकेशन एग्जाम आई हैव सीन मेनी करेक्ट 2 or 3 आंसर अंडर सिंगल क्वेश्चन, विल इट बी द सेम एट फाइनल एग्जाम और वन सिंगल आंसर अंडर वन सिंगल। ओके, तो प्रश्न आपको बोल देते हैं कि आई डोंट नो आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, बट कभी कभार एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि एक क्वेश्चन देगा और उसमें 4 स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी। और फिर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि भैया स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव, ऐसा कुछ आपको देगा। तो अभी आपको देखने को लगेगा कि यार अगर 1, 2 and 3 तीनों ही करेक्ट है तो पहला ऑप्शन ही कोई आदमी देख के मार्क कर दे कि स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बट उसने तीसरा स्टेटमेंट तो पढ़ा ही नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो घुमा फिरा के पूछते हैं कि भैया इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो यू विल डेफिनेटली गेट आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, यू विल डेफिनेटली गेट सम 15-20 क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। अगर आप शांति से पढ़ोगे तो आप सॉल्व कर लोगे। ओके, फिर कोई पूछ रहा है कि फिजिकल एग्जाम, फिजिकल बुक कैसे मिलेगा। तो फिजिकल बुक आप अगर कलकत्ता में हो तो आप काइंडली हमारे ऑफिस से ले लो, और अगर आप कलकत्ता में नहीं हो तो आपको हम कोरियर लगा देंगे। फॉर दैट यू विल हैव टू कोऑर्डिनेट विद हर्षिका। ओके प्रशांत, अगर आप कह रहे हो कि यू आर नॉट सेइंग दैट, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर करेक्ट होगा। सर अगर 1-2 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाता तो अच्छा होता। तो आई थिंक सौरभ जी, आई थिंक लास्ट क्लास का वीडियो सेशन का रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आई विल चेक विद द टीम, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप आल्सो। आज का सेशन का रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगा, राइट। सो ये रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगा। ओके, if anybody has any other question please feel free to ask, but otherwise we are done with the session for today। अब सेशन जो कंप्लीट हो गया है, अब ये 3 चैप्टर के वीडियोस आपको ग्रुप में डाल, आपको ऐप में मिल जाएंगे। तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस चढ़ा दिए जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे ये तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस मोहित आपसे पूछेगा भी। सो आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, राइट। So with this, I conclude today's session. Thank you so much everyone for being a part. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.